बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। और इसी के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। इसी के साथ मैं समझा आप इजाज़त लेने वाली हैं कि चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा रही है तो हमारी एनर्जीज़ इतनी ही हैं, लिहाजा इब्तदाइया हो गया तो उसी के साथ आपसे इजाज़त भी ले लेते हैं। मैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ठीक होंगे। इतनी गर्मी ने बुरा हाल कर दिया। पूरा दिन बाहर निकला। अच्छा, मैं एक चार्ट देख रहा था जो कि शेयर किया गया था बज़ाहिर मेट ऑफिस की जानिब से, जिसके अंदर जो वेदर था उस पर टेम्परेचर्स और उसके बाद जो फील्स लाइक वाला जो सिलसिला था हीट इंडेक्स से मुतालिक, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर्स थे जैसे कि गुलिस्तान जौहर का बताया गया कि वहाँ पर फील्स लाइक वाज लाइक 63, नॉर्थ नाज़िमाबाद में 60, इस तरह के। जी जी, अब आई मीन हम सरदार सरफराज साहब से पूछेंगे ना कि दे कैन करेक्ट अस इफ वी आर रॉन्ग, बट द टेम्परेचर्स वर वेरी हाई। 44 या 45 फील्स लाइक मैंने कहीं पे देखा है, लेकिन कल तो टेम्परेचर वैसे ही इट वाज ऑन द वेरी हायर साइड। बहुत बुरी सिचुएशन रही थी पूरे शहर में, खास तौर पर कराची में जो हमने सूरत हाल देखी, बिकॉज आई वाज आउट, तो वो मुझे ज़्यादा एहसास हुआ। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि कल जो दिन गुजरा है वो इस साल का अब तक का सबसे गर्म तरीन दिन गुजरा है। तो ये जून का महीना अभी जारी है। हमें ये बताया गया है मेट ऑफिस की तरफ से या दीगर जो और सारी वेबसाइट हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब जुलाई से मानसून की बारिशें शुरू हो जाएंगी, लेकिन 4 जुलाई से। लेकिन बादल आज कल भी मैंने देखा थोड़ा सा ज़रा सा लाल सा आसमान हो गया था सनसेट टाइम पे, लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद आंधी आ जाए, शायद हवाएं चलने लगे, लेकिन वही हब्स का आलम है। तो 2015 के बाद ये सूरत हाल अब दोबारा से डेवलप होती दिखाई दे रही है कि रात के पहर भी आपको सुकून नहीं आता। फिर और एक चीज़ मैंने और भी देखी कि जो ये कार एसी रिपेयर करने वाली जो दुकानें होती हैं ना, उन पे इतना रश, बिकॉज मतलब एसी काम नहीं कर रहे, तो वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या कोई मसला हो गया उनकी गाड़ियों के एसी के साथ, तो वो सर्विस करवाने के लिए या रिपेयर के लिए या फिर मालूमात करने के लिए कि भाई ये हो क्या रहा है। तो भाई गाड़ी पूरा दिन आपकी गर्मी में खड़ी रहेगी, लोग तो वो कैसे काम करेगा? शेड मिल जाए, शेड में गाड़ी को खड़ा कर लें तो वो गाड़ी बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ भी है कि ये जो आपके घरों में भी एसी लगे होते हैं तो ये भी एक टेम्परेचर तक काम करते हैं, यानी कि अगर बाहर का दर्जा हरारत 42 से 45 है तो उसके बाद ये काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। उसके अलावा आप ये देखें कि लोग अपनी जानों से जा रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से महरूम हो रहे हैं। कि दो रोज़ में मुसलसल ये खबरें आई हैं, मज़ीद 10 लोग अपनी जानों से चले गए हैं। तो अगर हम गुज़िश्ता सिर्फ 2 दिनों के फिगर निकाल लें तो वो हमारे सामने तादाद 20 तक आ गई है। यानी कि गर्मी से सोचें, गर्मी से मरने वालों की तादाद 20 तक हो गई है। अब बहुत सारे इलाके जैसे कि अशफाक ने भी मेंशन किया, जिसमें सुपर हाईवे है, गुलिस्तान जौहर है, लांडी करीमाबाद है, गोलीमार, लकी स्टार, यहाँ से इन अफराद की लाशें मिली हैं। अब ज़ाहिर है ये मे बी मोस्ट प्रोबेबली जो सन एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहा हो, बाहर काम कर रहा हो, दैट कुड बी द रीज़न। वो तो अब जो काम है वो बता रहे हैं कि जी ये ज़्यादातर नशे के आदी अफराद थे, लेकिन व्हाट कैन वी से। और दूसरा ये है कि आप ये देखें ना कि ये साहिली शहर है, आप देखें ये साहिली शहर है और यहाँ पर अमूमन क्या होता है कि आपको किसी जगह सुकून ना आ रहा हो ना तो आप साहिल का रुख कर लेते हैं कि चलो वहाँ पर तो हवा आ रही होगी। लेकिन अलमिया ये है कि वहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी थी कि समझें कि एक जैसे भट्टी का मंजर ये शहर हमारा पेश कर रहा था। और उसके बाद हमने सूरत हाल देखी कि आप घर में बिजली ना हो और बाहर ये सूरत हाल हो कि आपको किसी बिजली के साथ पानी भी ना हो। पानी की बहुत सारे दे आर इंटरकनेक्टेड। हाँ, क्योंकि वो बताए थे हब पंपिंग स्टेशन जो है वहाँ से पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है, उसे बहाल होने में टाइम लगेगा। अब क्या हो रहा है, ना सिर्फ ये लोग हीट स्ट्रोक से भी मुतासर हो रहे हैं, अस्पतालों में पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। सिविल अस्पताल की बात कर लें, जिना अस्पताल की बात कर लें, 70 से ज़ायद केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हो गए हैं। और इंतज़ामिया ये कहती है ज़्यादातर इसमें एल्डरली लोग हैं, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद हैं, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो कम होती है, लो होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादातर हीट स्ट्रोक से मुतासर और गर्मी की बर्दाश्त करने की कैपेसिटी। वैसे ही ये बचाव की तदाबीर हम अपने साइट पे ARY न्यूज़ का ये हमेशा से खासा रहा है कि वो हमेशा से कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपको आगाह करें। एक तो ये नमकियात का इस्तेमाल लाजमी तौर पर रखें, चाय कॉफ़ी वगैरह से गुरेज करें। नॉर्मली सुबह के टाइम में हमें तो ये ज़ाहिर है मजबूरी होती है, लेकिन आप ये देखें कि हमें एयर कंडीशन माहौल में बैठते हैं, अगर आप गर्मी के माहौल में बाहर अवॉइड करें। बाहर आपको तरह तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, फ्रेश गन्ने का जूस मिल जाता है, वो आप पी सकते हैं। उसके अलावा पानी की बोतल साथ रखें, उसमें आप नमकोल बना के आप अपने साथ लेके चल सकते हैं। कोई कपड़ा गीला करके अपने सर पे लाजमी तौर पर रखें
ताकि आप महफूज रहें उसके साथ साथ गर्मी की हिद्दत से। फिर पानी इसके साथ अपने कपड़ों को, या ख़ास तौर पे ये जो कॉलर है, हैट पहने। कोई नखरे वाली इसमें बात नहीं है। जिन लोगों के पास छतरियाँ हैं वो छतरी लेके बाहर निकले, धूप की शिद्दत से बच सकते हैं। मैं वैसे अपनी गाड़ी में अमूमन छतरी रखा करता हूँ, लेकिन फिर ये है कि वो बंदा ज़्यादा थोड़ा सा। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा ना कल्चर ज़रा मुख्तलिफ रहा है। व्हेन आई वाज लाइक इन यूनिवर्सिटी, तो मैं, क्योंकि धूप से बचने को बड़ा लंबा रास्ता होता था हमारे डिपार्टमेंट तक जाने का, तो मैं छतरी का इस्तेमाल करती थी। पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी कि देखें जी, इनको बड़ी परवाह है अपने कॉम्प्लेक्शन की। बड़ी नहीं जी, कॉम्प्लेक्शन की परवाह से बढ़कर आपको गर्मी से बचना है, आपको शेड चाहिए, तो बिला झिझक छतरी का इस्तेमाल करें। बारिश से बचने के लिए करते हैं तो मौसम की सख्ती से बचने के लिए। और एक और चीज़, जो यूवी इंडेक्स है, आपका इंडेक्स है अल्ट्रा वायलेट रेज का, वो नॉर्मली 3 से नीचे होना चाहिए। 3 से नीचे हो तो तब समझे नॉर्मल होता है। कल यूवी इंडेक्स आपका 8 था, उसके बाद 11 भी हो गया। मतलब व्हेन आई नोटिस, तो ये वाकईतन एक्सट्रीम होता है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने आप को बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं, मासूम बच्चों को बचाएं, अपने बुजुर्गों को बचाएं और एहतियात करें। अच्छा, एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में थोड़े से उनको एक अभाम है कि जो लाशें मिली हैं किस वजह से इनकी जो है मौत हुई है। अब कराची में जो गर्मी है उसकी वजह से अब ये बताया जा रहा है, लेकिन एधी सर्द खानों में भी मामूल से ज़्यादा लाशें आई हैं। तो एधी सर्द खानों में 3 गुना ज़्यादा मैयतें लाई गई हैं। फैसल एधी ये बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ एधी सर्द खानों में 140 मैयतें मुंतकिल की गई। आम दिनों में जो फिगर है वो 23 से 40 मैयतों का है। तो इस वजह से ये अज्यूम किया गया कि हीट स्ट्रोक से इनकी या अमवात हुई हैं या कोई और वजह इसके अलावा समझ नहीं आ रही है। तो ये सूरत हाल हमारे सामने। अनवर से फिर जान लेते हैं हॉस्पिटल की सूरत हाल। वो बताएंगे कि क्या हमारे अस्पतालों में क्या सूरत हाल रही। अनवर, शदीद गर्म दिन रहा और मैं हीट इंडेक्स के हवाले से भी बात कर रहा था और साथ ही साथ ये भी बात कर रहा था कि जो फील्स लाइक टेम्परेचर था वो कहीं ज़्यादा रिपोर्ट किया गया। आई एम श्योर आपकी भी नज़र से गुजरा होगा। अस्पतालों में क्या सिचुएशन है? कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं? कोई मरीज़ों की तादाद वहाँ पर क्या है? देखें, गर्मी की शिद्दत के हवाले से अगर बात की जाएगी तो कराची में सबसे बड़े जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर 20 से 22 बिस्तरों के ऊपर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक सेंटर फ़ाल है और वहाँ भी कमोबेश गुज़िश्ता 2 दिन की अगर बात की जाएगी तो मजमूई तौर पर 20 से ज़ायद अफराद लाए गए थे जो कि गर्मी की शिद्दत से मुतासर हुए थे। इत्मीनान बख्श सूरत हाल ये रही कि उन तमाम अफराद को कमोबेश 3 से 4 घंटे ज़ेरे इलाज रखने के बाद घरों को रवाना कर दिया गया। और इसके साथ साथ सिविल अस्पताल कराची के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 50 से ज़ायद अफराद को जो है वो सिविल अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर मुंतकिल किया गया। इनमें से बेशतर अफराद की उम्रें 45 से लेकर 60 साल के दरमियान थी। और अब्बासी शहीद अस्पताल की बात करेंगे तो वहाँ भी कमोबेश 20 से 22 अफराद योमिया रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट के तहत चलने वाले जो मुख्तलिफ 8 से ज़ायद अस्पताल है वहाँ भी मरीज़ों की रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। तो मजबूती तौर पर अगर बात की जाएगी रिपोर्ट होने वाली केसेस की तो ये तादाद सिर्फ कराची शहर के अंदर जो कि सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बनती है वो 450 से तजावुज़ कर जा रही है गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के दौरान। और बिलखुसूस गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो सूरत हाल आई थी वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो अफराद थे ये वो अफराद थे जो कि बेघर होते हैं या लावारिस होते हैं। और इसके साथ साथ शेल्टर होम्स की बुनियादी कमी है इस शहर के अंदर जो कि बुनियादी जिम्मेदारी बनती है बल्दिया उज़्मा कराची की, लोकल गवर्नमेंट की। और इसके साथ साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग के बाइस शहरियों की एक ऐसी खासी बड़ी तादाद थी जो कि डिहाइड्रेट हुई। और डिहाइड्रेट होने वाले अफराद वो थे कि जिनकी उम्रें 17 साल से ज़ायद थी। तो कमोबेश ऐसे 150 से 250 अफराद बनते हैं इस कराची शहर के अंदर कि जिन्हें कराची के मुख्तलिफ निजी व सरकारी अस्पतालों के अंदर रुजू करना पड़ा। तो इस तरह अब भी गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है और कराची के अंदर लोड शेडिंग का जो जिन है वो मुसलसल आज की असेसमेंट क्या है? माहौलियात ये बता, आज की असेसमेंट क्या है? आज भी गर्मी उतनी ही शदीद रहेगी जितनी कल थी? जी, गर्मी की इंटेंसिटी आज भी वही बरकरार रहने की पेशमगोई की गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से हवा के अंदर बुनियादी तौर पर नमी का तनासुब कम होने के सबब ये तमाम तरह सूरत हाल पेश आती है। और एक और सूरत हाल ये देखिए कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जब इसकी पेशमगोई कर दी गई थी तो महकमा सेहत समेत बल्दिया उज़्मा कराची और जो DMCs होती हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, उनकी जानिब से अब तक पूरे शाहरा फैसल समेत शहर के किसी भी इलाके के अंदर सरकारी सतह के ऊपर किसी भी किस्म का हीट वेव कैंप नज़र नहीं आया कि लोग जहाँ बआसानी
फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद हासिल कर सकते थे। अगर शहर के अंदर ये कैंप कायम होते तो यकीनी तौर पर बआसानी उन अफराद को बचाया भी जा सकता था। और कल हमने बता दिया था कि 10 लोग अपनी जान से चले गए। थैंक यू सो मच अनवर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा धूप में। अच्छा, मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि वो अनवर तो वैसे बता रहे थे, लेकिन ह्यूमिडिटी आई थिंक बढ़ने से ज़्यादा मसाइल होते हैं। कल 84% थी ह्यूमिडिटी एंड दैट इज़ टू मच सदफ। उसके बाद आप ये देखें हब्स का जो आलम था, लेकिन मतलब वो जो बात कह रहे हैं ना, देखें जब आप डीसी लेवल पर और इस लेवल पर आप बल्दिया के लेवल पर ये काम किए जा सकते हैं। वाटर कूलर रखे जा सकते हैं, कहीं पे आप टेंट लगा के लोगों को शेड प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे पेडिस्टल फैन लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करके लोगों को आप हीट स्ट्रोक से और इन चीज़ों से बचा सकते हैं। पानी नहीं पिएंगे, आप अपने आप को इस जहन में रखें कि इंसान का जिस्म उसको नहीं बाज़ औक़ात बता पाता है कि मुझे पानी की कमी का शिकार हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन, डिहाइड्रेशन, अगर आपका चेहरा, स्किन खुश्क हो रही है, मुँह खुश्क हो रहा है, या अगर आप अपने आप को डिज़ी फील कर रहे हैं तो आप लाजमी तौर पर पानी का इस्तेमाल जारी रखें। अगर आपके मसल्स क्रैम्प अप कर रहे हैं तब भी आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके जिस्म में पानी की कमी है। आपका जिस्म जो है, इंसानी जिस्म 70% पानी पर मुश्तमिल है, तो फिर आपको इसी लिहाज से ख्याल भी करना है। और जब धूप में हम तेज़ गर्मी में होते हैं तो फिर पसीने की सूरत में वो पानी हमारा खारिज होता है एंड वी नीड टू कंपनसेट दैट। बिल्कुल। और इवन के घरों में भी ख़वातीन जिस तरह से कुकिंग के दौरान जिस तरह के उनके मसाइल का सामना है वो भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें। घर में भी आप हैं तो हाइड्रेटेड रहें। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है इस गर्मी से सब मुतासिर हैं, इंसान क्या जानवर भी मुतासिर हैं, दरख्त भी मुतासिर हैं, तो कराची में ख़तरनाक गर्मी इंसानों के साथ साथ अब जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। शहर कायद में शदीद गर्मी के बायस गुज़िश्ता रोज़ भैंस कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में बाड़ों में 100 से ज़ायद गायें दम तोड़ गई हैं। अब आप इमेजिन करें, अभी ईद गुजरी है, लोगों ने ज़्यादा किस मुश्किल से अपने घरों में जानवरों को रखा, कोशिश की कि उन्हें शेड्स में रखें, उनका ख्याल रखें, लेकिन ईद के बाद गर्मी में मज़ीद इजाफा हुआ है। अब ये बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में गायें बीमारी में भी मुब्तला थीं और डेयरी फार्म एसोसिएशन का कहना है कि बड़ा मालिकान का करोड़ों रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। तो जानवरों के लिए भी आप पानी कहीं रख सकते हैं, परिंदों के लिए तो वो ज़रूर कीजिए। दूध की पैदावार भी कम हुई है, फिर ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसका भी बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। तो अच्छा, ये जो सूरत हाल है ना, ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है गर्म मौसम की। कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी शहर, लेकिन मुल्क भर में सूरत हाल मुल्क के बेशतर हिस्सों में, ख़ास तौर पर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी के डेरे हैं, पारा बहुत ज़्यादा हाई है। और जो पारा है, वैसे तो टेम्परेचर्स हम आपको आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी जो रिकॉर्ड की गई, जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो 49 रिकॉर्ड किया गया तुर्बत में। सिब्बी, दादू, छोर, शहीद बेनज़ीर आबाद जिसे नवाबशाह कहा जाता है, जैकबाबाद में 47, इस वक्त जैकबाबाद में रिपोर्ट किया जा रहा है 49 या 39 इस वक्त, 39 अभी इस वक्त, लेकिन बढ़ेगा टाइम है इस वक्त दिन में। के 9:30 के लेकिन ये कल की मैं बात बता रहा हूँ कि कल जो टेम्परेचर्स थे देवर क्वाइट हाई। अच्छा, इसके साथ साथ साहिवाल और बहावलपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 42, लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, पेशावर में 40 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गर्मी के डेरे हर तरफ ही हैं। और ये ओवरऑल जो सूरत हाल है, जिस तरीके से हम तस्करा करते हैं 2 सिनेरियोज़ का, 2 फिनोमेनाज जिसका सरदार सरफराज साहब ने आके अहाता भी किया था हमारे शो पे, वो थे ला नीना और एल नीनो। 2015 और 2016 में इस सूरत हाल का सामना रहा था। सदफ, यू रिमेंबर दैट 2015-16 में क्या गर्मी, शदीद गर्मी रही थी, सामने आए थे। और हर दूसरे शख्स से जब आप पूछते थे तो उनकी फैमिली में कोई ना कोई हीट स्ट्रोक का शिकार भी हुआ। तो सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं, फिर उन्हीं से हम पूछ लेंगे। अच्छा, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि भाई ये मौसम की शिद्दत कब तक बरकरार रहेगी और जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसमें मानसून बारिशों का इम्कान है, तो आया कि सिंध में भी बारिशें होंगी कि नहीं? बिकॉज बेशतर जो मुल्क के इलाके हैं, पंजाब की बात कर लें, KP की बात कर लें, बलूचिस्तान, वहाँ बारिशें अमूमन हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा। लेकिन कल मैं ये सुन रही थी कि कुछ इलाकों में हल्की फुल्की फौर पड़ी है कराची में। गडाब की साइड पे कहा जा रहा है कि ऐसी हुई है, लेकिन वो होता ये है कि जैसे एज यू नोटिस इट गोज़ अवे। यानी कि वो ये नहीं है कि कंसिस्टेंसी से कुछ थोड़ी देर बरस रहा है कि जिससे कोई मतलब ये है कि सूरत हाल कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहरहाल हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़
साथ ही साथ मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा था, एक मौसम के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, और लेकिन एक चीज़ ये है कि साथ ही साथ ये जो हमारा T20 वर्ल्ड जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है वो भी अभी चल रहा है। तो उसमें अपडेट्स ये हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम पहले मुश्किल का शिकार थी और अभी राशिद खान हुज़ अ लेजेंडरी स्पिनर, उन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं और अभी एक और विकेट उन्होंने ले लिया है। और अब आप ये देख लें कि जस्ट इमेजिन कि 7 विकेटें गिर चुकी हैं 80 के स्कोर पे बांग्लादेश की, तो बस और अफगानिस्तान जीतेगा तो दिल भी थ्रू एंट्री हो जाएगी और 115 सिर्फ 115 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया की। एक्चुअली उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी तक अच्छा खेल रहे थे लेकिन 2 बॉलों पर 2 विकेटें हासिल की हैं राशिद खान ने, और ये इनकी जनाब 4 विकेटें हो चुकी हैं इस मैच में। और क्या ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग अब तक किया, बहुत ही इज़ ऑन अ हैट्रिक राइट नाउ राशिद खान। अब नेक्स्ट बॉल पे हम लेट्स सी कि ये अगली बॉल करने जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा कुछ झलकियां अगर दिखा पाएंगे तो वो भी हम तक पहुंचाएंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन क्या फैंटास्टिक बॉलिंग की गई है और मतलब एज ए यूनिट अफगानिस्तान की टीम ने अपने आप को क्या साबित किया है। वैसे तो ये आप देखें कि ये तो इससे पहले कि हम बॉलिंग दिखा रहे हैं जब उन्होंने विकेटें हासिल की। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 11वें ओवर का खेल जारी है और अगर बांग्लादेश को जीतना था तो 12 ओवर में उनको कम से कम अपना वो करना था, कंप्लीट करना था। अच्छा, ये ओवर बेसिकली राशिद का कंप्लीट हो चुका है। व्हेन ही कम टू बोल नेक्स्ट ओवर, क्योंकि उनके 3 ओवर हुए हैं तो ही विल बी ऑन अ हैट्रिक, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। लेकिन अब जो सिचुएशन है कि लग ये रहा है बज़ाहिर कि मुश्किलात मौजूद हैं बांग्लादेश के लिए काफ़ी, क्योंकि उनके चांसेस जो हैं वो दे आर क्वाइट। अच्छा, ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि इस जीत से जो कि सूरत हाल बन रही है अफगानिस्तान की जीत से ऑस्ट्रेलिया का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कल आपने वो देखा था इंडिया का जो मैच था उसमें रोहित शर्मा द वे ही बैटेड, ही स्कोर्ड 92, कमाल बैटिंग की भाई हिटमैन ने, और क्या ज़बरदस्त बैटिंग की। हाँ, विराट कोहली he couldn't just perform in the World Cup this time around। बिल्कुल, अब तक 6 इनिंग्स वो खेल चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। 150 भी नहीं है उनकी 150 भी नहीं है। 37 was the highest score that he scored, that's बिल्कुल, और विराट से बड़ी उम्मीदें भी हैं सबको, लेकिन आई डोंट नो कि इस वक्त ज़ाहिर है नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, बट स्टिल रोहित शर्मा ने कल ज़बरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस दी। और ओवरऑल अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी परफॉर्मेंस इंडियन टीम की जानिब से। जी, इंडियन टीम इज़ द टीम टू वॉच बिकॉज द वे दे प्लेड जिस तरीके से, लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मुकाबला करने की बड़ी कोशिश की गई। जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है 2-3 मैचेस, जिस तरह कैचेस ड्रॉप किए, यू आर वेरी राइट। मतलब ऑस्ट्रेलिया की वो टीम हुआ करती थी जिनकी मिसालें देते थे, उनकी फिटनेस की, जिस तरह वो फील्डिंग करते थे, जिस तरह बॉलिंग बैटिंग करते थे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम इन जस्ट 1 ईयर, ओवर 1 ईयर। आप लास्ट टाइम याद करें एशिया कप में बहुत ज़बरदस्त, एशिया कप से पहले जो टूर्नामेंट जितने भी हुए हैं अच्छी परफॉर्मेंस उसमें दी है। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के लिए अब बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं बिकॉज लगता यही है बज़ाहिर कि इस वक्त अफगानिस्तान इज़ डूइंग क्वाइट वेल, दे आर बॉलिंग वेल, दे आर फील्डिंग वेल, और ये लगता है आपको ये कहा जा रहा है कि एशिया में आफ्टर इंडिया अफगानिस्तान इज द सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम और बेस्ट टीम। जी, तो हमारा नंबर कहाँ गया? हमारा नंबर तो अभी हमारे प्लेयर्स वापस पहुंचे हैं ना, तो उसके बाद नंबर पता चलेगा कि हमारा नंबर क्या होगा। बाबर आजम हैज़ रीच्ड लाहौर, तो ये मंजर आप देख सकते हैं कि व्हेन ही केम देयर, तो वहाँ पर उनका जो भी था, और फिर ये है कि कुछ। अच्छा चलें, अब जब बाबर आजम और टीम की बात हो ही रही है, पाकिस्तानी टीम पहुंच गई है, जो बकिया खिलाड़ी थे वो पहुंच गए, तो T20 वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी रही, जिसे बदतरीन कारकर्दगी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फ़ैसला किया है। फ़ैसला क्या किया है कि कौमी टीम में अगर आपने शमूलियत चाहिए, आप शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, तो फिर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत ये इजलास हुआ और इसमें मोहसिन नकवी ने मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर समझौता ना करने का भी ऐलान किया। साथ कहते हैं नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा, और साथ ही ये भी फैसला हुआ कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर भी नजरसानी होगी और क्रिकेट का निज़ाम मजबूत किया जाए। बात यह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैं सीधी एक अमरीकी टीम की बात करता हूँ, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके बावजूद दे प्लेड देयर हार्ट आउट। अभी तो आए, अभी तो उन्हें पता भी नहीं था उन्होंने किस हद तक आगे जाना है, अपनी नौकरियां साथ साथ करते करते। आई एम श्योर कि जब वो एक प्रोफेशनल फुल फ्लैज के टीम के तौर पे खेलना शुरू करेंगे तो उनके भी कॉन्ट्रैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप देखिएगा, वहाँ पर देयर इज अ प्रोफेशनल वे टू डील विद। भाई ये कहाँ नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, सिस्टम एक ही तरह से तो काम कर रहा है। हाँ,
लेकिन एटलीस्ट दे परफॉर्म ना, वहाँ पर आप देखें किसी को भी हटाया जा सकता है कि किसी भी लम्हे। शायद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। शायद साहब, बड़ा इस वक्त इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और आप ये देखें जो लेजेंडरी आपका बॉलर होता है वो लेजेंडरी होता है, और इस वक्त शायद हाशमी साहब हमारे साथ नहीं है। ये भी एक लेजेंडरी काम हुआ। ये भी लेजेंडरी काम हुआ है। तो मैं अब मेरी गुफ्तगू में अब क्या करूं, मैं अब हम फिर से मैच की तरफ चलते हैं ना। जो मैच है शजर से उम्मीदें बाहर रख, बनते हैं तेरे 400 फिलहाल तू 4 रख। ये कहाँ से शेर आया? ये मैंने तरमीम कर दी उसके अंदर शेर में। बनते हैं तेरे 400 फिलहाल नहीं चाहिए, वो 4 भी आप ये तनख्वाह से मुतालिक शेर होता है। जब तनख्वाह अगर ताखीर का कहीं पे शिकार हो तो वो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं इससे। तो वही है, क्रिकेट में बेहतरी के हवाले से ये है कि आप जितनी उम्मीदें रख लें, मुझे बज़ाहिर कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। अच्छा, क्योंकि ये एक अरसे से होता आ रहा है। जो कल इजलास हुआ है मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत, अब वो ये कहते हैं कि जी मेरिट पर, फिटनेस पर समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये तो बड़ी बेसिक फंडामेंटल्स हैं किसी भी खिलाड़ी के सिलेक्शन में। सवाल ये होना चाहिए कि सिलेक्शन ऐसी क्यों हुई कि टीम ने इस तरह का परफॉर्म किया। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको लेके सबके सवाल ये हैं कि ये टीम का हिस्सा क्यों थे, जिसमें बहुत सारे नाम है जो हम ओपनली ले भी सकते हैं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग कि जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उनको क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा। तो शायद हाशमी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो ये इस वक्त मैच जारी है बांग्लादेश अफगानिस्तान का, बड़ी क्रूशल इस वक्त सिचुएशन है और नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी। सो आप इस पर ओवरऑल क्या कहिएगा? बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है अफगानिस्तान ने, और खुसूसन उनके कप्तान राशिद ने, वो आखिर में आके उन्होंने 3 छक्के लगाकर कम से कम अफगानिस्तान को एक ऐसा टोटल दिया जिसपे वो फाइट कर सकते थे। पहले ही ओवर में आके उन्होंने विकेटें लेना शुरू की और अभी अब तक वो 4 विकेटें ले चुके हैं। बारिश आई थी लेकिन अब कवर्स हटा रहे हैं। अगर डीएल पे जाएगा तो अफगानिस्तान 2 रन आगे है, और अगर पूरा मैच होगा तब भी अफगानिस्तान के पास बहुत ही अच्छा चांस है। सिर्फ 3 विकेटें रहती हैं। एक लिटन दास ऐसे खिलाड़ी हैं जो 37 रन पर नॉट आउट है, वो अफगानिस्तान को, जी हाँ, वो ये थ्रेट हैं। और लेकिन फायदा बांग्लादेश को भी नहीं होगा अगर वो जीतेंगे, इसलिए उन्हें 12.1 या 12.3 ओवर्स में ये मैच जीतना था, वो शायद ये अचीव न कर सकें। और बार बार राशिद खान यही जाकर गालिबन कह भी रहे होंगे और अपने खिलाड़ियों से कि हमें किसी तरह ये मैच जीतना है। कमाल की बॉलिंग उन्होंने की है। शायद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देखें उनका 1 ओवर बाकी है, ही इज ऑन अ हैट्रिक एज वेल। अब ये बड़ा सेंसिबली उनको अपना ओवर फेंकना होगा क्योंकि बॉल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 50 गेंदों में 35 रन चाहिए। तो अभी भी खिलाड़ी हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। जिस तरह वो सोचते हैं, जिस तरह वो समझते हैं क्रिकेट को, बहुत ही अच्छे कप्तान साबित हुए इस टूर्नामेंट में। और अफगानिस्तान पूरी तरह मुस्तहिक है इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। एक और फैक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था शायद साहब, जो मैं जानना चाह रहा था बेसिकली, वो ये है कि आप ये देखिए कि इन प्लेयर्स में इनके ताल्लुकात भी अच्छे होते हैं, इनकी दोस्तियां भी होती हैं, और लेकिन एग्रेशन जो मैंने राशिद में देखा कि आपको याद है वो बैटिंग करते हुए जब वो रन लेना चाह रहे थे दूसरा और उनके खिलाड़ी नहीं आए थे, तो ही थ्रू हिज बैट एंड ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट हिज गेम और अपनी टीम को जिताने के लिए। आजकल हमारे खासतौर पर अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर से कंपैरिजन करें, पहले भी हम देखते थे, अब पता चलता है कि शोएब अख्तर की जी वरिंदर सहवाग से भी दोस्ती थी, फलाने सरभजन से भी दोस्ती थी, इधर उधर भी दोस्तियाँ थी, लेकिन फील्ड में एग्रेशन नज़र आती थी। हमारे प्लेयर्स में अब वो एग्रेशन रही ही नहीं है इन कंपैरिजन अगर बात की जाए तो। नहीं तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और अफगानी अपनी क्रिकेट बड़े पैशन से खेल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी तरक्की भी की अपनी क्रिकेट में कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। उन्होंने दीगर टीमों को भी जिस तरह टफ टाइम दिया इस टूर्नामेंट में, उन्होंने न्यूजीलैंड को जिस तरह शिकस्त दी, वो गलत हुआ उनके साथ कि वो वेस्ट इंडीज से मैच हारे, लेकिन न्यूजीलैंड को जिस तरह उन्होंने हराया था वो कमाल का था। फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उन्होंने शिकस्त दी। तो अपने पैशन के साथ खेलते हैं और वाकई दूसरा रन लेना चाह रहे थे राशिद खान, इसलिए कि राशिद खान छक्के लगा चुके थे 2 और उससे भी 1 ओवर में छक्का लगाया था। तो करीम जन्नत के ऊपर यही गुस्सा हुए कि तुमने दूसरे रन के लिए क्यों नहीं भागा, और अपने पार्टनर की तरफ बल्ला फेंककर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। तो बड़े पैशनेट हैं राशिद खान। और दोबारा मैं समहाउ शाहिद साहब, जो बॉलर होता है ना उसको सूट भी करता है थोड़ा सा जारहाना अंदाज, क्योंकि वो एक तरीका और प्रेशर क्रिएट करता है बैट्समैन पे। ये तो ज़ाहिर हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस मैच में जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, तो ऑस्ट्रेलिया का अब बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है शाहिद साहब। बस ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ यही चांस है कि अब यहाँ से बांग्लादेश किसी तरह जीत जाए, लेकिन
12.1 या 12.3 ओवर तक ना जीते, 13वें ओवर में चाहे वो जीत जाए आखिर में जाकर या 14वें ओवर में जीत जाए, तो वो एक ऑस्ट्रेलिया के पास चांस है। या डीएलएस पे एक मौका ऐसा है कि बांग्लादेश आगे हो, बारिश आए और मैच फिर रोक दिया जाए। वो तो अब कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा शुरू होने वाला है। और राशिद के पास जिस तरह ओवर बाकी है, वो यकीनन कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 या 2 विकेटें लेकर इस मैच को तकरीबन खत्म कर दें बांग्लादेश के लिए, और ऑस्ट्रेलिया का भी दाखिला खत्म कर दें। अब जरा ये बताएं, मैं इंडिया की जरा बात करना चाह रहा था, द वे दे प्लेड। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के आउट होने के बाद, एक तो विराट कोहली मतलब उनके स्टैट्स वैसे हमेशा ऐसे रहे नहीं है, ही इज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड कप, लेकिन दिस टाइम अराउंड ही कुडंट जस्ट पुल द ट्रिगर। सिर्फ 37 रन उनके हाईएस्ट स्कोर जो कर सके। तो रोहित शर्मा ने जिस तरह से उसके बाद चार्ज लिया और जिस तरीके से धोया, आई लाइक यू कमेंट ऑन दैट। कमाल की बैटिंग की। और रोहित को निकनेम उनका है हिटमैन। रोहित के साथ HIT जो उनका आखिरी वहां से उन्होंने हिटमैन का उनको निकनेम दे रखा है। वो वाकई कल हिटमैन साबित हुआ। 8 छक्के लगाए, 224 का स्ट्राइक रेट। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल डेसिमेट, जिस तरह कहते हैं ना, कर दिया, बिल्कुल एकदम क्रश कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। और बड़ी जबरदस्त इनिंग्स के लिए एक दफा 200 प्लस हो गया था इंडिया का, तो फिर इंडिया की बॉलिंग भी इतनी अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा टफ हो गया था। और ऑस्ट्रेलिया को 12.3 ओवर में इंडिया से आगे निकलने के लिए बनाना था, वो भी नहीं कर सके, बल्कि वो इनफैक्ट 20 ओवर में भी पूरा स्कोर नहीं कर सके। और जहां तक कोहली की बात है, तो वाकई कोहली बड़े क्रूअली आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। बड़ा मायूस कौन है, इतना बड़ा प्लेयर। पिछले 5 जो वर्ल्ड कप खेले उसमें सिर्फ उनके 2 सिंगल डिजिट स्कोर थे, इसमें 4 सिंगल डिजिट स्कोर ऑलरेडी आ गए एक टूर्नामेंट में। तो बड़े प्लेयर के साथ होता है, कभी कभी उसका फॉर्म जो है वो उसे धोखा दे जाता है। शाहिद साहब, ये जो कल इजलास हुआ है मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत, और कहा गया जी हम बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, अब मेरिट पर और फिटनेस पर समझौता नहीं होगा, और वो प्लेयर जो कौमी टीम में शामिल होना चाहते हैं उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खेलनी होगी। सो ये फैसला आप समझते हैं कि यही फैसले एक्सपेक्टेड थे, या मज़ीद भी बहुत फैसले अभी होने हैं और करने चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट को इसी तरह के सब फैसलों की जरूरत है, लेकिन मेन चीज़ ये होगी कि अल्लाह करे ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएं, ऑनेस्टी से हो जाएं, कंसिस्टेंसी से हो जाएं, कि एक सीजन में और फिर दोबारा बदल दी जाए। तो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तो दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक सबसे अच्छी लाइन जो प्रेस रिलीज में मुझे नजर आई थी कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो खला है, जो गैप है, उसको कम करना है। वाकई वही एक हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं, इसलिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड ही इतना अच्छा नहीं है। ये बहुत खूबसूरत आपने बात की शाहिद साहब। एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड और दूसरा PSL का जो हमारा स्टैंडर्ड है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स वहाँ पर परफॉर्म कर जाते हैं, हम समझते हैं दे आर इनविंसिबल्स, और जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो पता चले कि कुछ होता ही नहीं है। जबकि इंडिया में आप देखें, मैं कल आप ये देखें कि अक्सर कंपैरिजन किया जा रहा होता है 2019 की कुलदीप नायर का और अभी कुलदीप यादव का। तो आप ये देखें कि यादव की जानिब से क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की जा रही है, और क्या इन कंपैरिजन ही इज़ अ कंप्लीट बॉलर नाउ। बहुत ज़्यादा। और ये सिस्टम का भी एक खास ख्याल होता है कि प्लेयर का ख्याल रखा जाता है। उनको नी में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग लेंथ खराब हो रही थी, उनका नी का ऑपरेशन कराया गया, रीहैब करवाया गया, उनकी लेंथ एडजस्ट करवाई गई। तो ये सारा क्रिकेट बोर्ड के लोगों का काम होता है। भारत में एक बड़ा मजबूत सिस्टम है, उनकी रणजी ट्रॉफी बहुत अच्छी है, उनके पास सबसे बढ़कर पैसा है। और 90s में गोरे बार बार ये कहते थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले कि उस वक्त से डरो जब इंडिया का पूल ऑफ प्लेयर बहुत बढ़ जाए और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अब वही वक्त आ गया, डोमिनेट कर रहे हैं वो हर तरह की क्रिकेट में, चाहे टेस्ट हो, ODI हो या T20 क्रिकेट हो। और कुलदीप यादव उसकी एक बड़ी जिंदा मिसाल है कि किस तरह प्लेयर की जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जो उसकी कमजोरियां होती हैं, उनको किस तरह दूर किया जाए। चलिए ठीक है शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। और जाहिर है अभी तो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, यकीनन जो टीमें, जिन मुल्क की टीमें खेल रही हैं उनके लिए बड़ी एक्साइटिंग सिचुएशन होगी। हम तो खैर इससे काफी हम ऐसे खुश हो रहे हैं, हम ऐसे ही खुश हो रहे हैं, वैसे नहीं, लेकिन लोगों को इस खेल से प्यार है तो वो इसे देखना भी चाहते हैं। बट हम ज़्यादा पैशनेट होते अगर हमारी टीम भी इस वक्त खेल रही होती। अच्छा, इस वक्त मैं आपको अपडेट दे दूँ, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने हलफ उठा लिया है। हलफ उठाने वालों में जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। तो राजा मोहसिन एजाज मजीद हमें बताएंगे, बताइएगा जी।
देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 3 नए आने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया है, जिसमें जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से तीनों जजेस से हल्फ लिया गया। इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और इसके साथ साथ वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके साथ साथ डॉक्टर किबला अयाज ने भी बतौर एडहॉक मेंबर शरीयत अपीलेट बेंच हल्फ उठा लिया है और उनसे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा ने हल्फ लिया। बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन। चलिए ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन और बात कर लेते हैं सियासत पर कि सियासी महाज पर क्या हो रहा है। रोज़ाना ही इसमें कुछ नया नया एडिशन हो जाता है। कल तक हम देख रहे थे जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात हो रही है उस पर ये बताया गया कि एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ था, तमाम सूबों के वज़ीर आला ऑन बोर्ड थे। फिर हमें पता चला जी केपी के वज़ीर आला भी उसमें शामिल थे और लेकिन पीटीआई ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर इसकी मुखालफत की है कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक और शख्सियत का इजाफा हो गया है और वो है मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर एक तरीके से मुखालफत में एक अपना बयान भी सामने उनका आ गया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि दर हकीकत ये ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा। ये मौलाना साहब के अल्फाज हैं। फिर उन्होंने एपेक्स कमेटी के हवाले से भी कुछ सवाल उठाए। कहते हैं फैसला करना है एपेक्स कमेटी क्या है और ये फैसला एपेक्स कमेटी नहीं करना है। सो मौलाना साहब कहते हैं केपी में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है और केपी हो या बलूचिस्तान इस मुसल्लह तंजीमें कार्रवाई। मैं अभी आपको यहाँ पर रोकने की जसारत करूँगा। हम बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ओहदे का हल्फ ले रहे हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बला खौफ व रियायत और बला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बहुत मुबारक हो शाहिद अली खान ने बतौर। चलें जी, ये मनाजिर आपने लाहौर हाई कोर्ट से बराह रास्त देखे और वज़ीर आला पंजाब भी वहाँ पर बराजमान थे, मरियम नवाज़ साहिबा, और गवर्नर पंजाब की जानिब से ये हल्फ लिया गया कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। चलें तो फिर हम दोबारा से अपनी सियासी माहौल पे आप बात करें। मौलाना साहब क्या कह रहे थे? मुखालफत कर रहे हैं इस ऑपरेशन के हवाले से और उनकी अपनी तौजीहात हैं। क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, आप सुन लेते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले आवाम को एतमाद में लिया जाए, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना ज़रूरी है। और एपेक्स कमेटी का जो इजलास था उसमें इस ऑपरेशन का तस्करा नहीं हुआ था। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कमेटी की जो मीटिंग हुई, नेशनल प्लान पे बात हुई, तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। पॉलिसी ये थी, मुल्क के अंदर अमन अमान होना चाहिए, बिल्कुल। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इसमें नहीं आती, जब उनकी पॉलिसी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, तरीकाकार आ जाएगा, ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। सूबों को एहतमाम लेना वहाँ पे जरूरी है, पार्लियामेंट को एहतमाम लेना जरूरी है, स्टेक होल्डर्स को एहतमाम लेना जरूरी है। हम लोगों ने जानी और माली तौर पर बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। आज तक हमारे लोगों को वो पैसा नहीं मिला, कोई पता नहीं जो अमेरिका से पैसा मिला वो कहाँ गया। आज तक वो लोग दोबारा वहाँ पे आबाद नहीं हो सके। तो इस तरह की कोई भी चीज इस तरह के लिए से अलाउ नहीं हो सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गया। मैंने उस दिन भी ऑफर किया इनको मीटिंग के अंदर कि अगर अफगानिस्तान के साथ आप चाहते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत की, तो हम उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी आर्मी चीफ से DSI से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। जो मुलाकात हुई है तो यहीं पे इस मीटिंग में ही हुई। मैं मिलना चाहता भी हूँ और मैं मिलना भी चाहिए इनको मेरे साथ, ताकि हम उसके अलावा भी कोई बात कर सकें। एक और जमात है ANP, उनकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मियां इफ्तिखार कहते हैं कि ये जो फैसला हुआ है ये एक तरफा है और इसमें किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। वो भी कह रहे हैं जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, नहीं तो हम इस फैसले को नहीं मानते। अच्छा, अब इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन किसी तबके के नहीं बल्कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करने का मतलब वो दहशत गर्दों के साथ है।
तो इसी पर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन हमारे साथ हैं। खावर, ज़ाहिर है कल इस पर बात हो गई कि पीटीआई क्यों मुखालफत कर रही है, क्या चाहते हैं। आज मौलाना साहब के हवाले से बात करते हैं। उनका बयान बड़ा अहम है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं केपी में हालात ऐसे हैं कि सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है और फिर वहाँ मुसल्लह तंजीमें हैं जो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी हम हिमायत नहीं करते इस ऑपरेशन की। इस ऑपरेशन का बेसिक, जो कि वज़ीर दिफा भी हमें बता रहे हैं, बुनियादी मकसद दहशतगर्दों से निमटना है, दहशतगर्दी का खात्मा है। तो आपको तजाद नज़र आता है मौलाना साहब के बयान में? देखिए जी, मेरे ख्याल में मौलाना साहब का जो बयान है इस हवाले से, ज़ाहिर है वो इस वक्त एक मुज़ाहमती सियासत करने के मूड में है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बयान लग रहा है। मैं इस सारे मामले के ऊपर जो ख़ास तौर पर जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो जनूबी जो इजला है जहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वहाँ पे इस वक्त जो दहशतगर्दी हो रही है और ऑपरेशन की ज़रूरत है, उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो सबसे अहम बयान जो भी आपने सुनाया है वो है केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब उनकी जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें शमूलियत। उसके बाद फिर कल जो उन्होंने बात की मीडिया से, जो है उन्होंने बताया कि जब वहाँ पे हमारे सामने सारी ब्रीफिंग हुई तो ये चीज़ें रखी गई। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे हमें ज़रूरत है, हालात अच्छे नहीं है। हाँ, आए रोज़ आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह हमारे अफसरान, हमारे फौजी जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो है, अब मसला यहाँ पे ये है कि उस प्रॉब्लम का हल किस तरह आपने करना है। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबे हैं वो तमाम जो है हर सतह के ऊपर जो है खुली तौर पर आज़ाद हैं इंतजामी अमूर के हवाले से, और वहाँ पे अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन होना है जिस तरह की बात की जा रही है, तो चीफ मिनिस्टर केपी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ज़रूरत है, और उस हवाले से अगर इस तरह का ऑपरेशन प्लान होता है तो वो जो सूबाई हुकूमत है उसको ऑन बोर्ड लेके और जो भी उसका तरीकाकार तय किया जाएगा तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल में ज्यादा कल से ना ये डिस्कशन हुई तो ऑन बोर्ड और कैसे लिया जाए, वो ये कहते हैं वजीर आला केपी के अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, ऑपरेशन यूज नहीं हुआ। तो अज़्म इस्तेहकाम से वो समझे क्या थे? देखें, जो उनके बयान से हमें बात ये समझ आई है कि देखें, एक चीज ये है कि एक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खासतौर पर जिस तरह केपी में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर इसका जिक्र हुआ। अब यह है कि आपने ऑन ग्राउंड अगर ऑपरेशन करना है, जिसका वो कह रहे थे अभी तक हमारे साथ कोई प्लान शेयर नहीं हुआ, तो ऑन ग्राउंड जब ऑपरेशन होना है तो फिर सूबाई हुकूमत को ये बताया जाएगा कि ये वो अजला है जिनको जमा किया गया है, इनके अंदर इस तरह डिप्लॉयमेंट होगी, इस तरह ऑपरेशन किया जाएगा, और किस तरह अगर एक अफेक्टेड एरिया आपको याद होगा जिस तरह स्वाद के अंदर ऑपरेशन हुआ था, कुछ एरिया से सारी आबादी को एक दफा निकाला गया था, वहाँ पे फुल फ्लैज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दोबारा वो तमाम आबादी को वहाँ पे जो है सेटल किया गया, बिल्कुल सेटल किया गया। लिहाजा मेरे ख्याल में इसमें कोई ज्यादा जो है सियासत की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हाट सीम्स टू बी द कंफ्यूजन, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स मौलाना साहब ने भी दिए, फिर एएनपी की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया, फिर ये पीटीआई की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया, फिर अब ये वज़ीर आला की पोजीशन तो एक बड़ी एक सरकारी एक ओहदा है, एक जाहिर है कि वो मेरे ख्याल में सदी साहब अगर आप देखें ना, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन हमारे सामने आई है, वो अब उससे वो चूंकि गलती लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से हुई है, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि ये कोई लार्ज स्केल जो माजी के अंदर ऑपरेशन हुआ है उस तरह का नहीं है। अच्छा, ये कुछ लिमिटेड एरियाज के अंदर ये ऑपरेशन होगा। अभी थोड़ी देर अगर आप देख लें वेबसाइट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से क्लैरिफिकेशन की गई है। मुझे जो लग रहा है जो एएनपी है, मौलाना साहब है, जो बाकी जो केपी बेस्ड सियासी जमातें हैं, वो जो माजी के एक आपको जो लार्ज स्केल ऑपरेशन हुए थे वो उससे बेचारे डरे हुए हैं, क्योंकि जाहिर है वो एक उस हवाले से जो भी वहाँ पे उनको जिस तरह के नतायज का सामना रहा, तो वो उस तरह का ऑपरेशन अगर होना है तो वो उनका ये ख्याल है कि ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई गलत बात नहीं है। माजी के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, हमने रिपोर्ट भी किया हुआ है कि नेशनल असेंबली का इन कैमरा सेशन हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा सेशन हुआ था, वहाँ पे तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको बुलाया गया था, इंक्लूडिंग ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस के जो लोग हैं उनको बताया गया था, उनके सामने सारी चीजें रखी गई थी। तो एक मुतफिका तौर पर कंसेंसस के साथ वो ऑपरेशन हुए थे। और ये भी अगर लिमिटेड एरियाज के अंदर होना है, लार्ज स्केल होना है, जहाँ पे जरूरत है
जो ऑपरेशन करने की अगर जरूरत है, जिस तरह कल बताया गया, तो वो ऑपरेशन तो इस वक्त अगर जरूरत है तो होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि जो सियासी जमातें हैं उनको ब्रीफ किया जाए, माजी के अंदर होता रहे। और ये तमाम तो जिम्मेदारी मुझे लग रहा है कि वो हमारे असल में ख्वाजा आसिफ साहब को आप मुख्तलिफ दूसरे कामों के अंदर मसरूफ रहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो ज़ाहिर आजकल क्रिकेट के मिसाइल भी चल रहे हैं, उधर भी अपनी तवज्जो उन्होंने उनको देना पड़ रही है। तो वो जो है इन सारी सियासी जमातों को प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बुला के तो वो मेरे ख्याल में ब्रीफ कर देंगे, तो ये मसले का हल निकल आएगा और निकलना चाहिए। देखिए कौम अगर दहशतगर्दी का जो सामना है, जो कि नजर आ रहा है हकायक, सबको एक होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। खबर हमारे साथ है और हवाले से बात कर रहे थे। अब मजीद आपको अपडेट्स भी दे देते हैं साथ साथ में। वो ये है कि चाकीवाड़ा पुलिस ने लियारी गैंग वॉर के इंतहाई मतलूब कमांडर जावेद को गिरफ्तार कर लिया है और एसएसपी सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक मुलजिम से आईईडी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं। तो नजीर शाह बताएंगे। जी नजीर शाह बताइए इस मुतालिक। हाँ बिल्कुल, देखें ये चाकीवाड़ा पुलिस है जिसने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए लियारी गैंग वॉर के इंतहाई मतलूब कमांडर जावेद उर्फ मामा गेंडा गिरफ्तार किया है। इस हवाले से आरिफ अजीज का कहना है कि मुलजिम का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर और फैसल पठान ग्रुप से, जिसके कब्जे से धमाका खेज आईईडी डिवाइस, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। मुलजिम साथियों समेत कई डकैती की वारदातें कर चुके हैं और सराफा बाजार में भी इन मुलजिमान ने वारदात की थी जिसमें बोतल बम का इस्तेमाल किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोसिव एक्ट समेत दीगर मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, जो इससे पहले भी कई मतलूब गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। इस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई की गई है और ख़ास तौर पर चाकीवाड़ा पुलिस की जानिब से, और उसमें अब आप देखिए कि ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। अच्छा जी, एफबीआर अब नॉन फाइलर्स के खिलाफ सरगर्म अमल हो गया है। पहले ही इसका ऐलान हो गया था, अब क्या एक्शन हो रहा है? तर्जुमान एफबीआर बख्तियार मोहम्मद ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू की है। साथ वही कहते हैं कि अब तक 1,65,000 सिम्स ब्लॉक कर चुके हैं और जिन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए उनके 41,991 सिम्स उनकी थी, जिन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए सिम्स बहाल हैं। और हम रोज़ाना की बुनियाद पर 5,000 नॉन फाइलर्स का डाटा PTA को फराम कर रहे हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर ये डाटा फराम किया जा रहा है नॉन फाइलर्स का, और ज़ाहिर जो नहीं है तो उनकी सिम्स ब्लॉक करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चलें जी, अब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे और मैच के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम देवियों, सजनों ते मित्रों, क्या हाल है आप सब लोगों के? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? ये देवियों का लफ्ज़ मैं खाम में इस्तेमाल करता हूँ, ये सदफ अब्दुल जब्बार का मुझ पर प्रेशर इतना होता है कि मैं मजबूरन करता हूँ। देवियों को माइनस कर दे, सजनों तो मित्रों, हाँ बस दैट्स इट। तो ये तो मेल कैटेगरी है ना? नहीं भाई नहीं, सॉरी, उसमें सब आ जाते हैं। अच्छा हाँ, सजनों तो मित्रों में सब आ जाते हैं। अच्छा, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, सो अशफाक ने जो कहा है, अब आप लोग अगर आपके पास कोई और जवाब है तो मुझे भेजिएगा, इनको मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज नहीं कीजिएगा, फेसबुक पे ये जो नंबर आप देख रहे हैं, नंबर कह रही हूँ, ये जो पेज का नाम आ रहा है बाखबर सवेरा, यहाँ अब हमें मैसेज कर सकते हैं। बाखबर सवेरा एक्स ऐप यानी ट्विटर, मैं इसे ट्विटर ही कहूँगी, ट्विटर पर भी हम हैं, तो आप वहाँ भी हमें फीडबैक। आप हैं वहाँ पर? वैसे जाके देखती हैं आप? कहाँ पे? एक्स पे। हाँ व्हाई नॉट, मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें फॉलो करी हूँ, लेकिन अब बहुत जाना कम हो गया है ना? हाँ। वो जब से चक्कर, जब से जो मामला चक्कर हुए हैं। तो बहरहाल बात यह है कि इस वक्त बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला जारी है। मैच की सूरत हाल पे हम पहले बात करना चाहेंगे, बिकॉज इसे कहते हैं पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बट द वे द टीम अफगानिस्तान इज प्लेइंग, दे आर एक्सेप्शनली गुड, और पता नहीं क्यों आई एम रूटिंग फॉर देम, दो आई नेवर लाइक्ड जो उनकी एंटिक्स रही इन द फील्ड और द वे दे बिहेव्ड विद टीम पाकिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन उससे हट के जिस तरह से एज ए यूनिट ये चल रहे हैं, खेल रहे हैं, और राशिद खान ने जिस तरह से उन्हें लीड किया है, 8 गेंदें बाकी हैं, 9 रन्स बाकी हैं और 1 विकेट बाकी है। तो जस्ट इमेजिन के जो मुकाबला जो है वो बड़ा इस वक्त सख्त है। और आप ये देखिए कि लिटन दास जो हैं वो ही इज़ ऑन द क्रीज, और ये जनाब अली, अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जीत गए जी भाई, मुबारक हो, भंगड़े डाले मैच, और अब ऑस्ट्रेलिया की छुट्टी हो गई है जी,
इस वर्ल्ड कप T20 से। देखें जीत के बाद खुशी के मनाज़िर अनबिलीवेबल जिस तरह की बैटिंग की गई थी अफगानिस्तान की जानिब से, और एंड में राशिद खान ने जिस तरह से छक्के मार के क्या ज़बरदस्त किस्म का टीम को फाइटिंग चांस दिया था, और बाद में अपनी बॉलिंग से उन्होंने किया। ये पहली बार हुआ है कि सेमीफाइनल में पहुंची अफगानिस्तान की टीम? ये अभी स्टैट्स में देखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बाहर किया है ना बाकी टीमों को, एंड दे आर फॉर्मिडेबल टीम। अच्छा, ये LBW हुए जो लास्ट बैट्समैन थे, विल सी कि व्हाट हैपेंड। राशिद खान की क़यादत में टीम ने मैच जीत लिया है, और जो खुशी के मनाजिर हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस पैशन के साथ अफगानिस्तान की टीम खेल रही थी वो थ्रू आउट द मैच इस टूर्नामेंट हमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद सजदा शुक्र भी अदा किया गया। सो अब ऑस्ट्रेलिया के चांस ख़त्म हो गए हैं सेमीफाइनल में जगह बनाने के, तो क्या बात है जी। और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है, और ये एक बड़ी अचीवमेंट है फॉर टीम अफगानिस्तान, और वाक़तन ये उन्होंने साबित किया है कि एशिया की बड़ी अच्छी टीमों में से वो एक हैं। पाकिस्तान यूज्ड टू बी अ गुड टीम, लेकिन अभी आजकल पता नहीं क्या सिलसिला है कि ड्यू टू द पॉलिसीज, ड्यू टू द सिलेक्शन, ड्यू टू द मेरिट का जो क्राइटेरिया है हमारा, ड्यू टू सो मेनी रीजंस, वी आर नॉट अप टू द मार्क, वी आर नॉट दैट टीम अनफॉर्चुनेटली। हम कभी वो टीम हुआ करते थे जो फाइनल सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करती थी, लेकिन हम सुपर 8 के मरहले से पहले ही आउट हो गए, और बड़ी बुरी तरह से हमें लुक एट देम हाउ इमोशनल दे आर। They are basically very emotional. That's a dream come true for them. उनके फैंस भी बड़े खुश हैं, गो के इतनी तादाद हमें नजर नहीं। और ये देखें कि this is how a captain leads. राशिद खान led them from the front. शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये होती है टीम, ये होता है यूनिट, ये होता है इत्तेहाद और यगानगत जो एक टीम में नज़र आनी चाहिए, और ये होता है कैप्टन जो कि ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग में भी अपनी परफॉर्मेंस से साबित करे। शाहिद साहब, एक चीज़ और, क्या फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में जगह बनाई है अफगानिस्तान ने? बिल्कुल ऐसा ही है। वो कभी भी सेमीफाइनल में इससे पहले नहीं पहुंचे थे किसी भी मेन टूर्नामेंट के। बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी है अफगानिस्तान की, और पिछले 2-3 साल से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबको मुतासिर किया था अपने जज्बे से, अपनी यगानगत से, अपने इत्तेहाद से और अपनी डिटर्मिनेशन से, और आज उन्होंने वो पूरा कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचे। बड़ा ड्रामाई 1 घंटा था इस वर्ल्ड कप का, बल्कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा ड्रामाई अगर 1 घंटा कहें तो वो ये था कि बांग्लादेश भी जीतने की पोजीशन में था, हालांकि उनको कोई फायदा नहीं था इस जीत का, इसलिए कि 12.1 ओवर के बाद वो सेमीफाइनल की दौड़ से तो बाहर हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरी फाइट की। और जब आखिरी विकेट आई तो नवी और आखिरी विकेट दोनों लगातार बॉलों पे नवीन उल हक ने ली और अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। वाकई अफगानिस्तान के कप्तान की जो पैशन है, जो उनकी जंगजू सलाहियतें हैं, जिस तरह उन्होंने खेला, जिस तरह उन्होंने टीम को यूनाइट किया है, बैटिंग जो उन्होंने की थी, जो 3 छक्के लगाए थे, उसने फैसला कुन कामयाबी दिलवाई अफगानिस्तान को। अगर वो वहाँ 3 छक्के ना लगाते और कोई 80-90 रन ही होते अफगानिस्तान के, तो इतना फाइटिंग टोटल। अच्छा, एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा था कि आप ये देखें कि टीम सऊदी ने 118 मैच खेल के 150 प्लस विकेटें हासिल की हैं, एंड राशिद खान हैज़ डन इट इन 92 मैचेस। तो जस्ट जबरदस्त बॉलर है वो, पूरी दुनिया में लीग में सबसे ज़्यादा डिमांड में होते हैं जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं। और उन्होंने आते ही बॉलिंग में भी आउट करना शुरू किए, 1 ओवर में फिर 2 आउट किए और 4 विकेटें लेकर, मेरे हिसाब से तो जाहिर सबके हिसाब से मैन ऑफ द मैच होंगे, जिस तरह उन्होंने 3 छक्के लगाकर जबरदस्त बैटिंग की थी। शायद साहब, एक और चीज़ में मैं नोटिस कर रहा था कि ये आज हुआ क्या, अफगानिस्तान का एक खिलाड़ी आउट था और उनका 15 ओवर में स्कोर जाके 80-85 था, फिर दे एंडेड अप विद अ रिलेटिवली लो स्कोर। सो व्हाट हैपेंड, दे हैडंट लॉस्ट एनी विकेट्स, चक्कर क्या हुआ आखिर? थोड़ी ट्रिकी विकेट थी, मुश्किल था इसके ऊपर स्ट्रोक खेलना, लेकिन वो जो दूसरी विकेट पे 25 रन बने, वो तकरीबन 5.1 ओवर में गुरबाज और उमर जई के दरमियान में बने, काफी स्लो हो गए थे 10 ओवर के बाद। 10 ओवर में 64 रन यूजुअली अफगानिस्तान इसी तरह बनाता है। अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पहले 10 ओवर में 54 रन बनाए थे, अगले 10 ओवर में 105 रन बनाए और मैच जीत लिया। जब भी अफगानिस्तान की टीम T20 इंटरनेशनल में किसी भी हरीफ के खिलाफ 120 से ज्यादा स्कोर करेगी तो इसी तरह फाइट करेंगे। उनके अंदर जज्बा है फाइट करने का, और वो अगर छोटा टोटल होता है उससे घबराते नहीं, अपने कंधे ड्रॉप नहीं कर देते, अपनी स्पिरिट्स लूज नहीं करते, वो पूरी ताकत के साथ फाइट करते हैं और विकेट लेकर ही आप T20 मैच जीत सकते हैं, चाहे आपने 90 रन बनाया हो, चाहे आपने 300 रन बनाया। अच्छा शाहिद साहब, अब जो मुकाबला होगा अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में, वो साउथ अफ्रीका से होगा, तो फिर
उसमें आप क्या, अभी तो ज़ाहिर है और भी मैचेस होने, बट इसकी प्रेडिक्शन आपके नज़दीक क्या है? अर्ली होगा बहुत कुछ कहना कि कौन जीतेगा, लेकिन यही ग्राउंड होगा तरुबा का जहाँ पे ये सेमीफाइनल होगा जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान। तो अफगानिस्तान को थोड़ी सी एज होगी, थोड़ी स्पिनिंग कंडीशन है, मुश्किल है यहाँ पे बैटिंग करना, लेकिन साउथ अफ्रीका जिस तरह अपने मैच जीत रहा है 1 रन से, 4 रन से, 3 विकेटों से, वो अपनी रग्बी की टीम को फॉलो कर रहे हैं जिसने इस साल फ्रांस में वर्ल्ड कप जीता। 3 मैच उन्होंने जीते, क्वार्टर फाइनल 1 पॉइंट से, सेमीफाइनल 1 पॉइंट से, फाइनल 1 पॉइंट से। तो अब हो सकता है साउथ अफ्रीका का भी वक्त हो, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट के बहुत ह्यूज अंडर अचीवर्स हैं, चोकर्स उन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने कभी कोई टाइटल नहीं जीता, तो उनके लिए भी एक बहुत जबरदस्त ये सेमीफाइनल होगा और फिर दूसरा सेमीफाइनल बड़ा जबरदस्त भी मुकाबला होने जा रहा है। दो एंड टाइम पे कॉमेडी ऑफ एरर्स होता है साउथ अफ्रीका की जानिब से भी हमेशा, क्योंकि वो पैनिक कर जाते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इसीलिए उनको चोकर्स कहा जाता है, कोई टाइटल नहीं जीते। अच्छा, एक और चीज थी, शायद आशमी साहब पैशनेट ना हो जाए कि ओवरवेल्म्ड हो जाए। शायद आशमी साहब, आई वाज जस्ट वंडरिंग, और मैं ये कह रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स वाले कोई इस पे भी सीरीज बनाए, कोई एक आध सीजन बना दें कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त जब मैच देख रही होगी उसके ऊपर, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, एक एक बॉल पे उनके तासुरात कैसे चेंज हो रहे होंगे। तो ये सजेशन दे दीजिएगा, आपकी भी पहुंच है वहां तक। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश रहती है। बहुत दफ़ा ऐसे टूर्नामेंट में, अगर आप 1992 का पाकिस्तान का वर्ल्ड कप याद रखें तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच चल रहा था और उसमें वेस्ट इंडीज़ को जीतना था ऑस्ट्रेलिया से, और पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी होटल रूम्स में मैच देख रहे थे। अक्सर ऐसा होता है और ऑस्ट्रेलिया देख रही होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अपने चांसेस मिस करने की सज़ा मिली, उनको उस रऊनत की, उस एरोगेंस की सज़ा मिली जब उन्होंने कहा था कि हम स्कॉटलैंड से इजी खेलकर इंग्लैंड को बाहर करना चाहते हैं, वो खुद बाहर हो गए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी। और एक ऐसी टीम जो नॉन स्टार्टर समझी जाती थी शुरू में, उसने अपनी किस तरह जगह बनाई आप देखें। अफगानिस्तान ने आज सेमीफाइनल में पहली बार जगह बनाई है T20 वर्ल्ड कप में, और मुकाबला होगा उनका साउथ अफ्रीका से। ये मैच भी ज़बरदस्त होने जा रहा है और क्या शानदार जीत है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना, फिर न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराना, क्या बात है, फिर ऑस्ट्रेलिया को बाहर करना। हाँ। स्वीट इंतकाम। अच्छा जी, तो वैसे तो हम कहीं खेल के मैदान में, खास तौर पर क्रिकेट जिस पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है, उस पर परफॉर्म नहीं कर पाए। हाँ। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो बाकी पाकिस्तानी हैं, वो बहुत से ऐसे मैदान हैं जिनमें पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी तलबा एक बार फिर परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं। ये यूनाइटेड एशियन डिबेटिंग चैम्पियनशिप में पाकिस्तानी तलबा की जानिब से शानदार कारकर्दगी दिखाई गई है और टीम टूर्नामेंट के फाइनल पहुंच गई है। टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई क्या बात है, क्या बात है। तो ये पाकिस्तान ने सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी और मलेशिया की टॉप टीम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इवेंट में पाकिस्तान के अहमद बिन ताहिर, मुस्तफ़ा वासी और मर्जिया रशीद ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और यूनाइटेड एशियन डिबेटिंग चैम्पियनशिप एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा डिबेटिंग टूर्नामेंट है जिसमें बेहतरीन टीमें हिस्सा लेती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पे बड़ा इस पे मैं कहूँगा कि सिंगापुर में जो एजुकेशन का मयार है, बल्कि हेल्थ केयर से लेके हर जगह से, अगर उनकी पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी जीडीपी देखें और उनका जो एजुकेशन पर फोकस देखें, उसमें अगर वहाँ के स्टूडेंट्स को हरा के ये सेमीफाइनल में पहुँचे हैं तो क्या बात है। तो फिर ज़रा बात ही कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में लेने वाले 2 तालिब इस टीम लीडर मोहम्मद बिन ताहिर और अहमद बिन ताहिर और तालिब मुस्तफ़ा वासी। मुस्तफ़ा वासी ने तो हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अहमद लाहौर से मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मुस्तफ़ा, पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं, तो ज़रा हमें बताएं, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद, और जैसे कि अशफाक ने बताया कि एक ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना जहाँ इतनी सारी टीम्स हैं, तो क्या ही बात है। दूसरा ये बताएं कि किस तरह, क्या फॉर्मेट है, किस तरह मुकाबले होते हैं, कितनी टीम्स होती हैं ये। अच्छा, तो ये डिबेटिंग का फॉर्मेट, इसको पार्लियामेंट्री डिबेटिंग फॉर्मेट कहते हैं। इस टूर्नामेंट में जितने टीम्स थे, एशिया के सबसे बड़े मुल्क के सबसे बेस्ट टीम्स आए थे। तो आई थिंक इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, हर जगह से टीम्स आई थी। इस टूर्नामेंट में पर्टिकुलरली उन सारे मुल्क से कुल मिला के आई थिंक 80 टीम्स आए थे इस टूर्नामेंट में कम्पीट करने के लिए। तो उन सबको हरा के हम फाइनली सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, तो हम भी काफ़ी खुश हैं, हम भी काफ़ी। चलिए, दिस इज़ रियली गुड। अहमद भाई, आप हमसे वैसे दूर हैं, लेकिन यू आर द टीम लीडर, और पाकिस्तान से जाना और ऐसे मुल्कों में जहाँ पर एजुकेशन का बजट मतलब आपके सामने है, वहाँ पर जिस तरीके से हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर शोबा ज़िंदगी में जिस तरीके से फोकस किया जाता है, और वहाँ की टीम्स को हराना, अब ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट?
It is indeed a huge achievement and I feel really great about it. Basically point ये है कि जिस टीम्स को हमने हराया ये वो टीम्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अरसे से compete कर रही हैं और वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे जा सकती हैं because they have the government support और university support to go and attend these tournaments as well. तो हमारे लिए तो हमारा technically पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर था और वहाँ जाकर जब हमने जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को नॉकआउट किया तो उस वक्त की वो एशिया की बेस्ट रैंक टीम थे जी जी और फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली वी स्पोक 8 राउंड्स इन द पूल स्टेज और उसके बाद ऑक्टा फाइनल क्वार्टर फाइनल और सेमी तक पहुँचना दैट इज़ पाकिस्तान बेस्ट एवर रन इन इट्स हिस्ट्री. तो ये जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं इसमें बस हमें फिर यही है कि वी वांट टू कंटिन्यू दिस इन द फ्यूचर विद द राइट सपोर्ट. अच्छा मुस्तफ़ा मैं आपसे जानना चाह रही थी ज़ाहिर है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कितनी आपकी अच्छी तैयारी है, क्या स्किल्स हैं, टॉपिक सिलेक्शन भी मैटर करता है. सो क्या क्या टॉपिक हैं आजकल तो बड़ा वास्ट हो गया है बिकॉज अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग से लेके एनवायरमेंटल एवरीथिंग AI और व्हाट नॉट. तो आपने किन टॉपिक्स का सिलेक्शन किया? तो टॉपिक सिलेक्शन हम नहीं करते. अच्छा. वो जो टूर्नामेंट जो चलाते हैं वो पहले से ही सिलेक्ट करके वो आपको भेज देते हैं और फिर उनमें से आपको बोलना पड़ता है. वो उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी टॉपिक्स दी थी हमें इस बार. अगर मैं आपको थोड़े बता दूं तो एक फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में थी, उसकी एकेडमाइजेशन होनी चाहिए. दूसरी दलाई लामा के बारे में भी बात की थी कि वेदर ही शुड गो ऑन एंड कॉल आउट से दैट ही विल हैव अ रिप्लेसमेंट लीडर इन द फ्यूचर. हमारे सेमीफाइनल्स का जो मोशन था वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे था जिस पे नेटो पे की हमने बात की थी. तो इन सारे मुख्तलिफ टॉपिकों पे बात होती हैं और इस पे हमारा कोई से नहीं होता. हमें बस 30 मिनट पहले पता चलता है. 30 मिनट पहले पता चलता है. कोई रिसोर्सेज नहीं होती, इंटरनेट नहीं होती और फिर 30 मिनट में हमें 3-7 मिनट की स्पीचेस देनी पड़ती हैं. यानी कि इसका मतलब ये है इंटरनेट नहीं है, आप उस वक्त नेट से मदद नहीं ले सकते, कोई चैट GPT एटसेट्रा एटसेट्रा. तो आपकी जो ऑलरेडी मालूमात आपके जहन में मौजूद हैं जी उसको मद्देनजर रखते हुए आपने तैयारी करनी है. जी जी. आपका क्या टॉपिक था? तो ये हमने जो अभी सारी टॉपिक मैंने बताई थी उन सारी चीज़ों पे हमने बात की थी. तो 1 महीने पहले जब हमें हमारी सिलेक्शन हुई थी रम्स के हवाले से, उस महीने में हम बस पढ़े जा रहे थे, डिबेट करे जा रहे थे ताकि हम इस टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर पाएँ. ओके तो अहमद मुझे ये बताएं कि ये तो भाई ये थोड़ा सा हैंडीकैप ही एक तरह का हो जाता है, वरना तो आजकल हम जिस तरीके से गैजेट्स पर रिलाय करते हैं, हम कोई चीज़ याद नहीं रखना चाहते, हम कहते हैं कि भाई फ़ोन है देख लेंगे, लैपटॉप है देख लेंगे, iPad है देख लेंगे, GPS खोल लेंगे. तो ये 30 मिनट्स पहले किसी टॉपिक का पता चलना, तो उसके लिए फिर तैयारी किस तरीके से आप लोग करते हैं? क्योंकि दुनिया में तो बहुत से टॉपिक्स होते हैं, क्या थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि गेसेस होते हैं कि इस टॉपिक पे बात हो सकती है, इस पे हो सकती है? गेसेस तो नहीं होते आमतौर पे बिकॉज समटाइम्स टॉपिक्स आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देते हैं. जैसे अभी मुस्तफ़ा ने दलाई लामा की एग्जांपल दी या फिर प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक टॉपिक आ गया था, तो उसका आपको नहीं पता होता कि आएगा कि नहीं. बट आप बेसिकली करना ये चाहते हैं कि हम काफ़ी सालों से डिबेट्स कर रहे हैं और उसमें फिर आप नॉलेज एक्यूमुलेट कर लेते हैं, आप स्टडी करते हैं, यू रीड बुक्स, यू गो टू द इंटरनेट एंड रिसर्च प्रायर टू द टूर्नामेंट. जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं वो करते हैं आप. उसके बियॉन्ड फिर जब टॉपिक्स आते हैं तो यू इम्प्रोवाइज गिवन ऑन द सिचुएशन. बट ऑल्सो आई थिंक इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स इस फॉर्म ऑफ डिबेटिंग में असाइड फ्रॉम नॉलेज द आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन मैटर्स अ लॉट एज वेल. कि अगर आपको टॉपिक के बारे में इतना पता है तो फिर आप उसे आर्गुमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा वो चीज़ मैटर करती है बियॉन्ड नॉलेज. एग्जैक्टली. यानी कि आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए एक अच्छे डिबेटर के लिए? अच्छे डिबेटर होने के लिए काफ़ी स्किल्स होती हैं. एक तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप अपने अल्फाज से इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके ऊपर अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप जब स्टेज पे पहुंच के बातें करते हैं तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस गिर जाती है, कोई आपकी बातें सही से समझ नहीं पाता. उसके अलावा जैसे अहमद ने अभी बात की, आर्गूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो जजेस होते हैं वो आपकी सारे बातें लिख देते हैं. तो उनको पता होता है कि अगर आपने एक चीज़ कोई अस्यूम की है कि आपने बस ऐसे ही कोई चीज़ बोल दी है प्रूव करने के बगैर, तो ये जो कंटेंट लाना, उसके साथ कॉन्फिडेंस लाना, उसके साथ स्टाइल के साथ बोलना काफ़ी अहमियत होती है इन सब. और कितनी देर के होते हैं ये, मतलब कितनी देर के लिए आपको डिबेट? ये एक स्पीच 7 मिनट की होती है. तो
पहले मर्जिया हमारी फर्स्ट स्पीकर होती थी, वो पहले 7 मिनट बोलती थी, फिर अहमद 7 मिनट बोलता था, फिर मैं 7 मिनट। ओके, तो एक दूसरे से भी कुछ सीखने का या कोई पॉइंटर्स इस तरह से मौका मिलता था? तो पहले मर्जिया जाती थी, फिर वो हमें आके बोलती थी कि हमें क्या बोलना है, अभी वो कुछ भूल जाती थी, या अगर दूसरे टीम ने कुछ बोला है और हमें लगे कि ये अहम बात है, हमें उसके बारे में बात करना चाहिए, तो हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि इसके बारे में भी बात करो अपनी स्पीच में। तो हाँ, एक दूसरे से तो बहुत सीखने को मिलता है। अच्छा अहमद, यू आर इन द फाइनल्स नाउ या सेमीफाइनल्स में हैं आप? We were in the semi-finals और काफ़ी closely contested semi-finals था, but that is also Pakistan's best ever record on the international stage in terms of debating. तो वहाँ तक पहुँचना एक बड़ी honor थी हमारे लिए, और hopefully अब next year जब दोबारा होगा टूर्नामेंट तो we इंशाल्लाह intend to win this. तो तैयारी फिर आप लोग करते किस तरह से हैं इन डिबेट्स के लिए? So for preparation आप करते हैं, एक तो you prepare with your own teammates, तो लम्स के अंदर हमारे अलावा और भी डिबेटर्स हैं, तो हम उनके खिलाफ compete कर लेते हैं, या फिर पाकिस्तान में जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिस ईयर हमने इंटरनेशनली काफ़ी प्रेपरेशन की थी, इन द सेंस के हम इंटरनेशनली हमने और टीम्स को इनवाइट किया था कि हमारे साथ फ्रेंडली मैचेस करें, स्पार्स करें, तो आप फिर वो कंसिस्टेंटली करते हैं। आप इंटरनेशनल जजेस जो होते हैं जो आपको क्रिटिक दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, और एक और चीज़ है अहमद, सो 1 month बिफोर एक और चीज़ भी मैं पूछना चाह रहा था कि देखें आजकल हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हम चूँकि मालूमात हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज कम है, और उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि हर चीज़ हमें हमारी दस्तरस में होगी। तो अपने अटेंशन स्पैन बुक्स की तरफ बढ़ाने के लिए या रीडिंग की तरफ बढ़ाने के लिए क्या मतलब तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं? बेसिकली अब देखें, आपकी बड़ा अच्छा सवाल है, बिकॉज अब डिबेट जो होती है हमारी, एक डिबेट एटलीस्ट 1.5-2 hours की होती है, उसमें अपने थ्रू आउट अटेंटिव रहना होता है, बिकॉज इफ़ यू नो जोन आउट तो दूसरी टीम की बात कर जाएगी, आप सुनेंगे नहीं, आप डील नहीं करेंगे। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज़ कि आप एक तो बार बार डिबेट करते हैं, बट ऑल्सो कि आप जब पढ़ते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को आप साइड पे कर दें, फ़ोन ना यूज़ करें, किसी और से बात ना करें, स्टडी करें। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू डू इट 100% एंड दैट रीप्स इट्स रिवॉर्ड्स। क्या बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच, वी विश यू द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। और बहुत शुक्रिया अहमद बिन ताहिर, मुस्तफ़ा वासी, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। और मर्जिया नहीं आई, मतलब यह है कि लेकिन उनका भी बहुत शुक्रिया कि शी वाज द टीम मेंबर। तो भाई ये देखिए कि आप मेहनत से और फोकस रहते हुए आप क्या नहीं कर सकते, और आप देखें कि उन मुल्कों की टीम्स को शिकस्त देना जो कि आप ये देखें कि जहाँ पर एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। क्या है तोड़े कोल दसो मैनू? बिल्कुल, अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ख़ासतौर पे कराची में गर्मी की वजह से। अब हम तो लाहौर से ऐसे बड़े मनाजिर देखते थे जी, वो जो नहर है बड़ी मशहूर लाहौर की, वहाँ पे लोग गर्मी में छलांगे लगा रहे होते थे गर्मी भगाने के लिए। अब कराची में क्या करें, गर्मी के सताए शहरियों ने एक नया अब काम निकाल लिया है। अब हब कैनाल जो कि कराची में पानी फराम करने वाली बड़ी एक आप समझे पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पर अवाम का एक हुजूम नज़र आया। अब इंतज़ामिया परेशान हो गई कि हो क्या रहा है, ये जी गर्मी भगाई जा रही है। और तादाद अगर मैं आपको बताऊं, जो वाटर बोर्ड हुकाम बता रहे हैं कि हब कैनाल पर इतवार के दिन, क्योंकि इतवार को छुट्टी होती है, 20,000 अफराद नहाने के लिए पहुंचे। तो काउंटिंग इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये अंदाज़ा है कि 20,000 लोग पहुंचे। मैं सोच रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि ये पानी हम पीते हैं, फिर हब डैम का पानी हम पीते हैं। क्यों आपने ये बात? प्लीज़ सोचिए, ये गौते लगाते हुए लोगों को देखें, और जाहिर है कि ये गर्मी में पसीनो पसीन होके जाते हैं यार, पसीने में शराबूर, और उसके बाद ये नहाने के लिए यहाँ पर जाते हैं। तो गैस की भी लोड शेडिंग होती है, पानी भी बॉयल नहीं कर सकते लोग, तो ये गटर 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 करते हुए तो इस पर किया क्या गया है? फिर जब कूदते होंगे तो सोचे जिला गरबी और बस्ती को पानी फराम किया था, और गरबी और वस्ती वाले अब सोच लें कि यहाँ से आपको पानी मिल रहा है, यहाँ 20,000। वस्ती मीन सेंट्रल ना, अब पहुंचे तो हमारे पास यही पानी आ रहा है सेंट्रल। तो अगर नहीं, मेरी बात सुने, अगर ये पानी आरओ प्लांट से गुजर के, मैं नहीं रहती बस्ती, अगर ये पानी आरओ प्लांट से गुजर के आए तो क्या कुछ साफ हो जाता है? या पानी के जहन पर ये होता होगा कि मेरे अंदर कौन कौन कूदा था? वाटर बोर्ड हुकाम वालों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप कुछ ऐसे इंतजामात करवाएं कि लोग ये काम ना करें। ये पानी अच्छा, तो लाहौर की नहर में जो कूदते हैं, पीने के लिए है, नहाने के लिए नहीं है। तो वो अच्छा, फिर वो खेतों के लिए। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बहुत शुक्रिया आपका, कुछ करें, वाटर बोर्ड हुकाम वाले जागें, कुछ करें भाई इसके लिए। अच्छा, उससे सब्जियां मुतासिर होती हैं लाहौर के नहर में कूदने से, इससे जिला वस्ती और पता नहीं कौन सा जिला, तो आप लोगों ने अब पानी पीना है ना, तो आपने सोच समझ के पीना है। क्लोरीन की गोलियां डालें, बाकी और सफाई करें,
बस कर दें। आई कैन नॉट इवन इमेजिन। जैसे ये खबर हमारे लिए बड़ी शॉकिंग साबित हुई है, हम उसे प्रोसेस अब पानी पीते हुए ना ग्लास में मुझे गोते लगने के मनाजिर आते रहेंगे। हम प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस खबर को, लेकिन बहरहाल मजाक अपनी जगह, लेकिन इट्स अ सीरियस इशू, आपकी हेल्थ का इशू है। सो इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं आवाज़। चलें अब सेहत से ही मुतालिक अभी बात करते करते अब आ जाते हैं जी, सेहत के हवाले से ही आज बड़ा अहम दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बर्ड्स से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। और ये एक जल्दी बीमारी है, उसको फुलबेरी भी कहा जाता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। फुलबेरी कभी कहा जाता है और इसकी इब्तिदा एक छोटे से सफ़ेद धब्बे से होती है और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पर फैल जाता है, किसी ख़ास हिस्से पर तक महदूद भी हो जाता है। आम तौर पर सफ़ेद धब्बे होते हैं पाँव पर, चेहरे पर, कहीं भी हो सकते हैं, गर्दन पर होते हैं और ये मर्ज जो है किसी भी उम्र के मर्द ख़वातीन को हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो मरीज़ हैं वो ज़ाहिर एक सोशल प्रेशर उन पर होता है, लोग तरह तरह के सवाल उनसे करते हैं। समटाइम्स लोग बड़े कहते हैं ना, ये मैं इसे जहालत ही कहूँगी कि लोग पूछ लेते हैं ये आपके साथ क्या मसला है, विदाउट नोइंग के आपको लोगों से इस तरह मुखातिब होते हुए थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए जी। तो इससे ये जो पेशेंट हैं ये डिप्रेशन, समाजी दबाव का शिकार भी रहते हैं। अब बहुत सारी गलतफहमियां भी पाई जाती हैं, कहा जाता है मछली खाने के बाद अगर आप दूध पी लें तो इस वजह से भी मर्ज लाहिक हो जाता है। सो ये बहुत हमने सुना है शफाक। 10 तरह की चीज़ें हैं, लेकिन क्यों होता है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, वो हमें इस मुतालिक सही से बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब कमिंग हियर फॉर इनवाइटिंग। इंडीड ये बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत पेशेंट्स आते हैं इसके साथ और वो बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि दूध में दूध और मछली अगर साथ लें तो ये बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट, जो कि बिल्कुल इसका कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स अ मिथ। एक ख्याल रखिएगा कि इसके निशान होते कैसे हैं। इसका रंग होता है दूधिया रंग का, जिस कलर की मैंने शर्ट पहनी है इस कलर के होते हैं, बिल्कुल दूध के कलर के होते हैं और चमकदार, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि इसका बहुत अच्छे इलाज मौजूद है, लेकिन जितना जल्दी आप हमें दिखाएंगे उतनी आसानी, सस्ता और जल्दी इलाज हो जाएगा। डॉक्टर काशिफ, ये बाय बर्थ इस लोगों को होता है या ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो जाता है और क्यों होता है? एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत, उसके अगेंस्ट ही हमारी बॉडी के सेल्स काम कर रहे होते हैं विदाउट एनी रीज़न। अच्छा, मैं एज अ डॉक्टर ज़रूर एसोसिएटेड डिजीज़ को ज़रूर देखता हूँ। मैं शुगर टेस्ट कराता हूँ पेशेंट्स का। विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी कम होने की वजह से भी हो सकता है, थायराइड की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो एज अ डॉक्टर पहले तो मुझे इसको साइड पे करना है कि किसी और कोमॉर्बिडिटी, कोई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है। दूसरा ये कि कुछ फैमिलीज़ में भी होता है, जेनेटिक्स में भी होता है और इसके निशान पहले आपकी किसी भी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन अब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गए। मुझे ये बताएं जी, ज़्यादातर रिसर्च क्या बताती है कि किस एज में ज़्यादा इसके इम्कानात होते हैं? और वैसे तो बहुत सी सारी चीज़ें कहा जाती हैं, लेकिन मेलानिन की कमी की वजह से मेलानिन हमारी बॉडी का डार्क पिगमेंटेशन है, जो कि हमारी स्किन को एक कलर देता है, ठीक है। हम एशियंस, हम चूँकि ब्राउन है तो हमारे मेलानिन ज़्यादा होता है। अमेरिकन, ब्रिटिश, उनमें मेलानिन कम होता है और जो अफ्रीकन होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि विटिलिगो में कि आपकी बॉडी के वो हिस्से के मेलानिन ख़त्म होने लगते हैं तो वाइट पैचेस लगने लगते हैं, ठीक है। इसको हम बरस भी कहते हैं, विटिलिगो भी कहते हैं और ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। अच्छा, इसके बहुत अच्छे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। एक रुक्सोलिम्बिक एक ड्रग है, एक ड्रग पे नहीं कहूँगा, एक लोशन है या क्रीम है, ऑइंटमेंट है 1.5%, जो कि FDA ने अप्रूव किया हुआ है लगाने के लिए। लेकिन चूँकि हमारे पेशेंट्स बहुत देर में आते हैं तो उसके अंदर ओरल मेडिकेशन भी है, पल्स थेरेपी भी है और एक फोटोथेरेपी भी है। इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने जो देखी है, हमारे पेशेंट्स में बहुत जल्दबाजी करते हैं। मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कम से कम मुझे 6 महीना दो। मैं वादा नहीं करता, ये कोशिश पूरी करूंगा जितना कम कर सकूं। हम लोग सियासतदानों पे भरोसा नहीं करते ना। सियासतदान भी कहते हैं हमें 5 साल दो, हमें 10 साल दो, आप कहते हैं हमें 6 महीने दें एटलीस्ट। और फिर मैं ट्रीटमेंट उनको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। गारंटी नहीं दे सकते, आई वुड लव टू गिव गारंटी के विटिलिगो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गारंटी हम नहीं दे सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये रुक जाता है या ये फैलता रहता है? फर्ज करें ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है
या इसका कलर और वाइट से वाइट होता जाता है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये फैल भी सकता है कभी कभी इसके अच्छा सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, कभी कभी खुद हुआ आपने छोड़ दिया खुद को ठीक भी हो गया, ये भी होता है। कभी कभी ऐसी ऐसी जगहों पे फैल जाता है जो कि लोग परवाह नहीं करते बॉडी के अंदर पार्ट से, लेकिन जब अब फेस पर आता है या हाथों पर आता है, जब लोग समझते हैं कि कोई ये अछूत की बीमारी है, कोई कंटेजियस डिजीज़ है, लग सकती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं ये लोग, इनकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, नॉर्मल फैमिली। इलाज जब होता है तो हमारी स्किन का जो मेलानिन की वजह से कलर ब्राउन होता है, बिल्कुल, तो करते क्या है, स्किन हमारी ब्राउन हो जाती है इलाज से या फिर वाइट हो जाती है? नहीं, हम इसको कोशिश करते हैं कि नॉर्मल स्किन पे ले आएँ। अब ट्रीटमेंट जो होता है, अगर किसी की ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है, उस पर वाइट दूध या निशान बन रहे हैं, मेरा काम ये होता है कि उसको जो नॉर्मल स्किन है उसको भी डार्क कर दें। ठीक है, कुछ क्रीम्स ऐसी भी आती हैं जो आप क्रीम लगाकर उसको धूप देते हैं, हल्का हल्का वो निशान हो जाता है डार्क। फिर इसमें सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप विटामिन ज़रूर खाइए, खासतौर पर फॉलिक एसिड हो, विटामिन B12 हो, जिंक, और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर। ऐसी विटामिन अब सब तो आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी कर दी है ना कि मजीद ना बढ़े। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, लोग बहुत टेंशन लेते हैं, इसका टेंशन से भी बढ़ जाता है। टेंशन पे मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इंसेंसिटिव हैं, मुंह पर आके कह देते हैं जी आपका रंग ऐसा है, आप मोटे हो रहे हैं, आप मोटी हो रही हैं, आपकी हाइट ऐसी है, आप यूं है। मैनरिज्म की कमी है ना, हाँ, एथिक्स और मैनरिज्म की कमी है। लेकिन अब हम 2024 में बहुत सारी चीजें लोगों ने सीख ली हैं, तो एजुकेट बिल्कुल हमारा काम ही होता है आपके शोज के थ्रू इनको अवेयरनेस दें। अब जब ऐसे पेशेंट आते हैं, वो अपना डिप्रेशन भी आपसे शेयर करते हैं, तो फिर आप उनको भी गाइड करते हैं? ऑफ कोर्स काउंसलिंग पूरी करते हैं ना उनकी। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है, ना लगने वाली है, ना आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी एक चेंज हो गई कि आप शादी नहीं कर सकते, बच्चे नहीं हो सकते। लोगों की बहुत सारी थिंकिंग होती है, लग जाएगी, बच्चों में आ जाएगी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन यस टाइम देना पड़ता है, और जितना जल्दी आपको लगे फ़ौरन करें। एक बीमारी होती है टीनिया वर्सिकलर, जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है, वो भी लोग समझते हैं कि हमें विटिलिगो हो गया, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। टेंशन में बात हुई थी, जितना आप टेंशन लेंगे आपकी इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी ये और बढ़ेगी। तो आपको सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना है, आपको सनब्लॉक सही से यूज़ करना है, विटामिन डी ज़रूर टेस्ट कराइए। विटामिन डी दूध दही आपको ज़रूर पीना चाहिए। कुछ कंडीशन में विटामिन सी में अवॉइड करने को कहता हूँ कि विटामिन सी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खूब खाइए, आपके नट्स बहुत खाने हैं, आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है ताकि काफ़ी हद तक क्योर हो जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम डॉक्टर काशिफ अहमद। ज़बरदस्त मालूमात मिली। और वैसे जो सन ब्लॉक है उसका इस्तेमाल तो सबको ही करना चाहिए लाजमी, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त यूवी रेज आ रही हैं, जिस तरह की गर्मी की शिद्दत है, तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है। तो अपनी स्किन का भी बहुत ख्याल रखें। ब्रेक ले लें, आपने वक्फा भी लेना। सो वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस है उसकी समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है, और इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर का फरमाना था कि क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा कराया गया, पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने से हामिद रजा को रोका जा रहा था। ये जवाब दिया फैसल सिद्दीकी ने, जो कि वकील हैं। फिर वो फैसल सिद्दीकी आगे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार का निशान अलॉट किया। तो इस वक्त समाअत किस नहज पर जारी है, आपको दिखा देते हैं। That they were PTI candidates. How were they declared as or regarded by the Election Commission as independent? My Lord, in the case, I can only go by the concise statement. The concise statement which has been filed at least has 2 nomination forms. Salman Raja, and that shows that these candidates came forward. In the case of those 2 candidates, that is on the record. And yeah, yeah, that those candidates came forward and they submitted their nomination papers, and in their nomination papers they first declared affiliation with PTI Nazriyati, and thereafter they withdrew that affiliation. And PTI Nazriyati is a political party. It was, my lord, with the symbol batsman. What?
तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसकी समाअत जारी है, लाइव स्ट्रीमिंग भी जारी है और इसका कुछ हिस्सा हमने आपको अभी दिखाया है। अच्छा जी, अभी एक खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में नजम साकिब और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत हुई। समाअत में क्या हुआ, हुसैन अहमद चौधरी बता रहे हैं। जी देखिए, ऑडियो लीक केस के खिलाफ जो है, ऑडियो लीक के खिलाफ बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरखास्तों पर समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। उनका कहना है कि खुफिया इदारे की तरफ से मजाज अफसर डेटा की दरखास्त कर सकता है। अदालत ने पूछा कि क्या आप लाइव कॉल को मॉनिटर कर सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये पटिशनर तो है ही फोन टेपिंग से मुतालिक, ये जो पटिशन है ये फोन टेपिंग से मुतालिक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद 2013 में नई पॉलिसी जो है वो आ चुकी है। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने भी जारी किया है, ISI और IB बरकरार सर्विसेज प्रोवाइडर से डाटा ले सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया कि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो जरूरत पड़ने पर इन एजेंसी से डाटा ले सकते हैं। अदालत ने पूछा कि ये SOP तो एक सेक्शन ऑफिसर ने जारी किया है, मुतल्लिका अथॉरिटी का जिक्र नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वजारत दाखिला के पास ये इख्तियार कैसे है, किस कानून के तहत ये SOP जारी किया गया है, और साथ साथ ये भी बताया जाए कि हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया कि ये डाटा हासिल कर सकते हैं। जिसके बाद अभी भी समाअत जारी है और जस्टिस बाबर सत्तार समाअत जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। तो बड़े अरसे से सिंध में जो कच्चे के डाकू हैं उन्होंने तमाम तर लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए, उसमें वो खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। लेकिन कल बड़ा अहम फैसला हुआ था और वो ये हुआ था कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम बैठक होगी। तो वो अहम बैठक हुई, उसमें अहम फैसले हुए और सिंध के जो कच्चे के डाकू हैं उसमें ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दे दिया गया। कहा गया है कि तमाम जो वसाइल हैं इसके लिए दरकार वो सिंध हुकूमत फराहम करेगी, अदा करेगी। और आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत ये जो इजलास हुआ इसमें ये फैसले हुए हैं कि संगीन जराइम में जो मुलव्वस अफराद हैं एक तो वो सरेंडर करें, और अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो उनके लिए आम माफ़ी है। फिर ये भी कहा गया कि हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को कौमी धारे में लाया जाएगा। तो इस पर बात कर लेते हैं। लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर सिंध, वो हमें ज़रा इससे मुतालिक आगाह करेंगे। लाला, ज़रा ये बताइएगा कि ठीक है कि अमन अमान की बहाली होनी चाहिए और आपको पता है कि हम कितनी दफ़ा, और बल्कि आप ऑपरेशन कवर करते रहे कि जिसके अंदर एक महीने तक पुलिस फोर्स लगी रही लेकिन कामयाबी नहीं मिली उस तरीके से। सिंध और पंजाब की पुलिस ने भी ऑपरेशन कर लिया, कामयाबी नहीं मिली उसमें, और आज फिर उनसे बात की जा रही है। लेकिन ये जो संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद हैं जिनके ऊपर संगीन जुर्म क्या हो सकता है कि मर्डर वगैरह हो सकते हैं, या उसकी डेफिनेशन क्या है कि उनको माफ़ करके फिर कौमी धारे में लाना, तो ये क्या है बेसिकली? शुक्रिया इशफाक। जितना दर्द पाकिस्तान और सिंध के मगवियों की बुरसा को है उतना ही दर्द ARY न्यूज़ की पूरी टीम को है। इसीलिए ARY न्यूज़ ने हमेशा इस संगीन मसले को जो है वो उजागर किया और देर आए दुरुस्त आए कि सदर मुमलिकत और इतनी बड़ी तादाद में हाई ऑफिसर्स सखर पहुँचे और उन्होंने इस ट्रोमा को महसूस किया और इसके हल के लिए सर जोड़ कर बैठे। ये जो संगीन जराइम है इसमें अगवा बराए तावान है, कत्ल है जो हैबिचुअल मुलजिम है जिसको बारहा पुलिस गिरफ्तार करती है, कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाती है, कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए वो बाद में फिर जमानतों के ज़रिए बाहर आ जाते हैं, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और फिर वो संगीन जराइम में मुलविस होते हैं। तो इस तरह के जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं और उन्होंने अपने अंदर एक ग्रोह बनाए हुए हैं। मजमूई तौर पर हम बार बार ये निशानदही करते आए हैं कि तकरीबन मिला जुला के कोई 1500 के करीब ये तमाम डकैत हैं, जिनमें नोटेबल्स डकैत जो है वो 150 के करीब हैं, बाकी उनके फैसिलिटेटर, उनके साथी और उनको सपोर्ट करने वाले 1500 के करीब है। 1500 लोगों ने सिंध गवर्नमेंट को जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है। पूरी की पूरी इंतज़ामिया उनके सामने जो है वो घुटने टेक कर बैठी हुई थी। तो शुक्र है कि सदर मुमलिकत आए उन्होंने, और हमने आप ही के प्रोग्राम में ARY के हर उसमें प्रोग्राम में मैं ये आवाज़ उठाता रहा कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है सिंध और सिंध के लोग इस बात बड़ी तकलीफ़ में हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत को यहाँ पर आके इस तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए। आए सदर मुमलिकत, उन्होंने तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के सेक्टर कमांडर्स को यहाँ पर बुलाया। उसके अलावा GOC पन्नुआ के यहाँ पर इजलास में शरीक हुए, DG रेंजर्स शरीक हुए, IG हुए और दीगर बाला अफसरान यहाँ पर आए और उन्होंने सारे ट्रोमा को महसूस किया और पूरी ब्रीफिंग ली और इसके हल की तरफ गए। बहुत अच्छा
फैसले हुए, 50,000 के करीब पुलिस एहलकारों की अब तक भर्ती नहीं हुई थी, उसका ऑर्डर किया गया कि फौरी तौर पर तमाम रिक्रूटमेंट की जाए और जल्द अज जल्द ये भर्ती करके इन पुलिस एहलकारों को सारे सिंध में इनकी डिप्लॉयमेंट की जाए। लाला एक चीज़ बताइएगा कि इजलास जी ये जो कहा गया कि जो हथियार डालते हैं, सरेंडर करते हैं, फिर उन्हें कौमी धारे में लाया जाएगा, तो इनके जो जराइम की एक आपने पूरी फहरिस्त बताई जिसमें इकबाल बराए तावान, कत्ल, तो क्या उससे भी इन्हें माफ़ी मिल जाएगी? कौमी धारे में लाने से क्या मुराद है? देखिए, कौमी धारे में लाने से ये मुराद है जो स्टेट की तरफ से इनके ऊपर FIR दर्ज की जाती हैं उसमें माफ़ी दी जाती है। जो पब्लिक को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिस तरह अगवा बराए तावान है या किसी को कत्ल किया है, वो रियासत पाकिस्तान केस ख़त्म नहीं कर सकती। वो तमाम मुकदमात इन्होंने जेल में जाकर उन मुकदमात को फेस करना होता है और उसके बाद जब ये सज़ा जज़ा के अमल से गुजर के बाहर आएंगे तो इनको उसके बाद छेड़ा ना जाए, क्योंकि हमारे पास रिवायतन ये रहा है कि जो क्रिमिनल अगरचे किसी वक्त में क्राइम की दुनिया से मुंसलिक है और बाद में वो किसी बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले बार बार उसको उठाकर मुतहद झूठे मुकदमात भी दर्ज करके उसको जेल में भेजते हैं। लेकिन लाला एक और चीज़ बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो इस रास्ते से, क्या हम ये देखते हैं कि मर्डर या इस तरह के जो हीनियस क्राइम्स हैं या इगवा बराए तावान जिस तरह से हो गया या बारहा, तो उसमें अक्सर जो मुद्दई बनती है वो स्टेट ही बनती है, स्टेट वर्सेस इस तरह के क्रिमिनल्स या इस तरह की चीज़ें जो नॉर्मली हमने होते हुए देखी हैं। तो इन केसेस में फिर ऐसा नहीं होगा क्या? देखें, स्टेट अगर से जहाँ पे भी मुद्दई बनती है तो उसमें 99% उन मुकदमात में जो है वो तमाम लोग बरी हो जाते हैं, चाहे वो डाकू हो या ना हो, जराइम पेशा हो ना हो, क्योंकि जब तक खुद फरियादी जो है वो अगवा बराए तावान में अगर उसके बुरसा आके फरियादी बनते हैं और खड़े होते हैं तो वो केस बहुत मजबूत होता है, क्योंकि आगे जाके जब केस चलता है, ट्रायल चलता है, तो उसमें उसको बड़ा सपोर्ट मिलता है, जज को भी एक बहुत मोरल सपोर्ट मिलता है कि वो किसी सज़ा जज़ा के अमल पे जाए। स्टेट, क्योंकि हमारी स्टेट जो है वो इतने झूठे मुकदमात दर्ज करती है कि उन पर जो है वो अदालतों का एतबार नहीं रहता, इसलिए ये अदालतें, ये केसेस जो है वो तमाम कमज़ोर समझे जाते हैं। मगर मैं यहाँ पर ये जिक्र जरूर करना चाहूँगा इस बात कि जो जदीद हथियार हैं पुलिस को, जो काफ़ी अरसे से हम भी डिमांड कर रहे थे, पुलिस भी डिमांड कर रही थी, वो कल सदर मुमलकत की इस इजलास के बाद उसकी इजाज़त मिल गई है कि 12.7 और DMR जो है राइफल, वो बहुत ही शानदार किस्म का हथियार जो है वो सिंध पुलिस को दिया जा रहा है और सिंध पुलिस और रेंजर्स मिलकर इस ऑपरेशन को तकमील तक पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सिंध अमन का गहवारा बनेगा। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया लाला असद पठान। ये सबकी ज़ाहिर है कि एक ख्वाहिश है और हम चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि सिलसिला ये है कि अमन व अमान के हवाले से और ख़ास तौर पर ये कच्चे के डाकुओं का आपको बताया था कि ये कराची तक उनकी रसाई हो गई है। हाँ। चलें तो हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे कि कल हमने एक भरपूर सेगमेंट किया था, हमारे साथ मसूद साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो इंपोर्ट करके मशीनें मंगवाई जाती हैं हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर डिवाइसेस मंगवाई जाती हैं जिसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, उनसे उन पर भी टैक्स लगाने के लिए हुकूमत ने फैसला कर लिया है। सेल्स टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। अब जो ये तिब्बी आलात हैं या दीगर अशिया हैं 18% सेल्स टैक्स और 4% वैल्यू एडेड आयद होगा। तो क्या सूरत हाल बनेगी इस पर? और हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़ हमें लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं, ज़रा उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं वो क्या बता रहे हैं। जी, हालिया बजट में एक और बड़ा बम ये गिराया गया है कि मरीज़ों को बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ने लगा है और ये सूरत हाल ऐसी है कि जो कार्डियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले जो आलात हैं वो महंगे कर दिए गए हैं और जो छूट थी टैक्स की वो छूट इस दफ़ा ख़त्म कर दी गई है। स्टंट है, पेस मेकर है और वो तमाम चीज़ें जो कि कार्डिक सर्जरी में इस्तेमाल होती है वो महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस बजट में क्या नुकसान होगा मरीजों का? पहले जो सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 का, उसका 6 स्केड्यूल और हेडिंग है उसकी 112, उसके तहत जितने कार्डियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी के आलात थे उसको टैक्स एग्जम्पशन थी सेल्स टैक्स की। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जिस तरह के एंजियोप्लास्टी वगैरह में करें तो उसमें स्टेंट्स, बलून और तमाम जो जो डिफरेंट किस्म के जो डिवाइसेस है जो यूज़ होते हैं वो उसमें शामिल हैं। इसमें पेस मेकर्स शामिल हैं, इसमें हार्ट के वाल्व्स शामिल हैं, इसमें ऑक्सीजनेटर्स शामिल हैं, बच्चों के जितने आलात जराई हैं हार्ट के वो शामिल हैं, फिर बच्चों के जो सुराख हैं जो दिल के उसको बंद करने के जो डिवाइसेस हैं उसमें शामिल हैं। सो ये पहले एग्जेम्प्ट थे सेल्स टैक्स से
और अब जो है जो नया बजट प्रपोजल है उसके तहत ये एग्जेम्पशन जो है ये ख़त्म की जा रही है। उसकी वजह से जो इसकी इम्प्लीकेशंस होगी वो 18% उस पर सेल्स टैक्स लगने जा रहा है और 4% वैट। सो अल्टीमेटली ये 22% के करीब जो है इजाफा होगा पर आइटम। तो अल्टीमेटली ये लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस है, इसकी वजह से बहुत बड़ा क्राइसिस एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि अगर इसको ना सॉल्व किया गया इशू को। तो ये बड़ा मसला हो गया है। अब देखते हैं, कहा तो ये जा रहा है कि जी इस पर बात की जाएगी, डिबेट होगी, अभी भी डिबेट का सिलसिला जारी। बजट पर आई होप कि इस सेक्टर पर गौर किया जाएगा क्योंकि हेल्थ केयर हमारे वैसे ही बहुत निगलेक्टेड है। अगर इसमें मजीद टैक्स लग जाएंगे तो पेशेंट कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अच्छा जी, बात होने जा रही है